মডারেট করার জন্য আমি ডেকে নিতে চাই আমাদের কলকাতা ভিএনসিএম মেম্বার মিস্টার অশোক ঘোষ এবং মিস্টার কৌশিক গোস্বামীকে। আরো একবার জোরে হাততালি হয়ে যাক। আওয়াজ কোথায়? কেমন কেমন হাততালি যেন না থামে। ফিলিংস আসা চাই যে আমি কলকাতা থেকে এসেছি, কলকাতার ফিলিংস যেন আসা চাই। और बहुत सारी पॉजिटिव अच्छी खूबसूरत यादें यहाँ से ले जाने के लिए। सो थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। इंडस्ट्री मैनेजमेंट का शुक्रिया कि मुझे यहाँ तक उन्होंने पहुँचाया, भेजा। एंड कितने लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ऑलरेडी ज्वाइन? कितने लोग हैं यहाँ पर? एवरीबडी इज कंफर्टेबल इन हिंदी? हिंदी चलेगी? ओके। अगली बार मैं आऊँगा तो कोशिश करूँगा 4 से लाइनें में बंगाली में जरूर सीख लूँ आपके लिए। हाँ, सो कनेक्ट वेल। आप लोग मुस्कुराते हैं? हंसते हैं? जोश पसंद करते हैं या आराम पसंद करते हैं? नहीं, आम कंफर्टेबल बोथ द सिचुएशन, राइट। अगर आप जोश वाले लोग हैं तो मैं वैसे बात कर सकता हूं आपसे, और अगर आप ज्यादा कंफर्ट पसंद करते हैं तो मैं वैसे भी आपके साथ इंटरेक्ट कर सकता हूं। सो आप तय करें कि हमें कैसे शुरुआत करनी है। पक्का? तो जब तक हॉल में बैठा हुआ एक ही आदमी शांत है तब तक जोश की बेमानी चल रही है। करेक्ट है कि नहीं? एक बार जरा अपनी तालियों से, अपनी आवाज से, अपने उत्साह से पता चलना चाहिए ईमानदारी से। अपने पड़ोस को जरा चेक करो, आवाज निकल रही है कि नहीं निकल रही है पड़ोसी की। ऐसे मजा नहीं आएगा। अच्छा, हमारे यहाँ की तरह आप भी खड़े होते हैं तब जोश में आते हैं, मुझे लगता है। तो वैसे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आवाज जब तक ये टूटे ना तब तक मजा नहीं आएगा अंदर से। ओके 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 ओके। अभी बैठना नहीं, बैठने को नहीं। आराम पसंद है कलकत्ता बहुत। चलने दो हौले हौले। सपने कितने लोगों के हाथ में से? पक्का? ऐसे कुछ लोगों के हाथ कंधे से नीचे हैं, तो ये भी सपने देख रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं, देख रहा सीखेंगे या क्या करेंगे। हाँ, जिनके सपने हैं ना वो उनका हाथ बिल्कुल ऐसे डायरेक्ट पूरा आसमान की तरफ, ऊपर वाले की तरफ जाना चाहिए। बहुत ज्यादा है, दोनों हाथ उड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये क्यों आपसे पूछ रहा हूँ? अगेन बिफोर स्टार्ट मुझे पता होना चाहिए कि मैं किस लेवल के सपनों वालों के शहर में हूँ, किस लेवल के सपनों वालों के सामने हूँ, है ना? बिकॉज ये नहीं है कि सिर्फ मैं आपको इंस्पायर करूंगा या प्रेरित करता हूँ। इट्स वाइस वर्सा। आप में से कई ड्रीमर्स ऐसे होंगे जिनसे मुझे प्रेरणा आज मिलेगी जब मैं वापस जाऊंगा। सो इट्स वाइस वर्सा रूल, राइट? सो वेस्टीज में कामयाब होने की जो पहली क्वालिफिकेशन है वो क्या है? फर्स्ट थिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बिकम सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस क्या है? दैट यू शुड बी अ ड्रीमर, राइट? आपके सपने होने चाहिए। और जिनके सपने होते हैं ना वो कभी शांत नहीं बैठते, उनके अंदर एक जोश फ्लो करता है, क्योंकि सपने देखने का हक या सपने देखने का जो स्टाइल है ना वो उन्हीं के पास होता है जो आत्मविश्वास से भरे हुए लोग होते हैं। जिनके पास सेल्फ बिलीव ही नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है, वो सपने देख ही नहीं सकते। याद रखना हमेशा, जिंदा आदमी सपने देखने का अधिकारी होता है। जो मरा हुआ है ना, शरीर से नहीं, मृत्यु दो होती है, एक शरीर की और एक मन की, एक आत्मा की। जो आत्मा से जिंदा है वो एक्चुअली जिंदा है। शरीर अगर अपूर्ण भी हो लेकिन आत्मा अगर जिंदा है तो उस आदमी वो आदमी जहां होगा ना वो लोगों को प्रवेश करेगा। तो ये जिंदा लोगों का बिजनेस है, ये सपने देखने वालों का बिजनेस है, ये सपने पर भरोसा करने वालों का बिजनेस है, ये खुद पर भरोसा करने वालों का बिजनेस है, ये लोगों को इंस्पायर करने का बिजनेस है। तो आप उनमें से हैं? आप मानते हैं कि आप उनमें से हैं? आपको भरोसा है अपने ऊपर? मुझे आवाज यहीं से आ रही है, पीछे से, बाकी लोगों से नहीं आ रही है।
I will not start. Sorry. Until unless you will not connect, I will not start. इधर वाले कहीं छोड़कर आए क्या अपनी आवाज धार में? हाँ, ब्याज पर देकर आए। आपके सपने हैं? Yes. आवाज में दम पैदा करो, दम पैदा करो। ये बड़ा दमदार बिजनेस है भाई। ये ऐसे अंगू पंगू चंगू की तरह नहीं चलने वाला। सपने हैं? Yes. भरोसा करते हो अपने आप पर? Yes. कोई साथ चलेगा तो भी चलोगे? Yes. कोई साथ नहीं चलेगा तो भी चलोगे? Yes. इतना भरोसा है कि मंजिल मिलेगी? Yes. केवल तभी ये बिजनेस शुरू होगा। अब एक बार जोरदार तालियां अपने लिए, अपने विश्वास के लिए, अपने अपनों के लिए, सॉरी, पूरी ताकत लगाकर, बिकॉज ये विज्ञान है, हम करेंगे। दिस इज अ साइंस ऑफ सक्सेस। तो जितना आप अपने लिए बचा सकते हैं, अपने लिए खुश हो सकते हैं, अपने लिए उत्साह से भर सकते हैं, आप उस बिजनेस का निर्माण कर सकते हैं, आगे की तरफ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज हैव योर सीट। बहुत जल्दी बंद कर देते हो ना। सफल हो जाओ, मैं बुलाऊंगा आपको मेरे एरिया में। Then I will tell you what is called excitement, right? So कोई बात नहीं, इसको आगे बढ़ाएंगे और बीच बीच में भी मुझे आपका रिस्पॉन्स चाहिए होगा। मिलेगा? पक्का मिलेगा? जोश के साथ मिलेगा? थैंक यू सो मच टू गिव मी दिस कॉन्फिडेंस। जैसा कि माँ बाप ने रखा है और दुनिया ने जाना है, मेरा नाम विवेक है। बस चीज के अंदर पहचान है, VMCM क्लब का मेंबर हूँ, प्राउड VMCM क्लब का मेंबर हूँ। वेस्टीज ने कुछ लोगों को सेलेक्ट किया था एज ए एम्बेसडर। उनमें से एक एम्बेसडर मैं भी हूँ और वेस्टीज के साथ मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है। आप जानना चाहते हैं वैसे मेरे बारे में? वीडियो परमिशन हो। सो वेस्टीज के साथ तो जर्नी शुरू हुई है तकरीबन 18 साल पहले। यानी कि आज मैंने शुरू किया था उस समय कुछ वक्त, ये तो आज वो वयस्क हो चुके हैं और अब वो वेस्टीज करने के लायक हो गए। इतना समय मुझे वेस्टीज में हो गया और उससे पहले मैंने अपना जर्नी शुरू किया डायरेक्ट सेलिंग के साथ में, अब से 25 साल पहले। सो आई बिलोंग टू एवरेज फैमिली। जैसा ज्यादातर लोगों की आप कहानियां सुनते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के प्लेटफॉर्म पर ही ये कहानियां आपको मिलेंगी, क्योंकि शायद आम लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए ही एक सबसे सर्वोत्तम प्लेटफॉर्म का नाम है मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग। जिनके पास ऑलरेडी करोड़ों होते हैं शायद उनको नेटवर्क मार्केटिंग समझ में नहीं आता, लेकिन जिनके पास सपने करोड़ों के होते हैं उनको नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छे से समझ में आता है। Wow. अच्छा, एक रिक्वेस्ट है मेरी, जो काम करना है लाइफ सफल होना चाहते हो ना, लाइफ में पहला फॉर्मूला समझ लो सफलता का। जो काम लाइफ में करना पड़े या करो उसे 100% करना। हेलो, लाइफ में जो काम करे या करना पड़े, लेकिन जब करना भी पड़े ना तो 100% करना, क्योंकि जब आप 100% करते हो तो आप उस काम को करते नहीं हो, पर आप उस काम को जीना शुरू कर देते हो, आप उस काम को एंजॉय करते हो, है ना। और अगर आप 100% नहीं करते तो आप उस काम को बोझ मान के करते हो, और जब भी आप काम को बोझ बना के चलोगे ना, वो काम में भी मजा नहीं आएगा और काम के परिणाम में भी मजा नहीं आएगा। तो अगर आपको मेरी कोई बात अच्छी लगे और आप मुझे रिवर्ट करना चाहते हैं तालियों से, तो मेरी रिक्वेस्ट क्या है कि जो भी करे 100% करिए, ठीक है। रिस्पॉन्स करना है तो नाभि से करिएगा, गले से नहीं करिएगा। सो बेसिकली मेरा जन्म एक, मैं पुअर फैमिली से तो बिलोंग नहीं करता। आई बिलोंग टू अ गुड फैमिली, एन एजुकेटेड फैमिली। माय फादर वाज अ डॉक्टर एंड माय मदर वाज अ प्रिंसिपल इन गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज। बड़े बहन भाई, बड़ा परिवार, सबसे छोटा मैं। और बरेली, यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर एक जिला है बरेली, अगर आपने कभी सुना हो, नहीं तो आज से उसको याद रखिएगा कि बरेली भी एक जिला है जहां पर विवेक सक्सेना रहता है। सो वहां के पास में एक छोटा सा कस्बा है आंवला, जहां मेरा जन्म हुआ। और फादर का प्राइवेट क्लिनिक है, प्राइवेट डॉक्टर थे वो, मम्मी का गवर्नमेंट जॉब था। सबसे छोटा था इसलिए फैमिली के अंदर बहुत लाडला था सब लोगों का। और बहुत, कभी पैसा क्या होता है छोटे बच्चों को पता भी नहीं होता, और पता होना भी नहीं चाहिए, और उनका मतलब भी नहीं होता। छोटे बच्चों को इतना पता होता है कि जहां भी पैदा हुए हो, आपको जो चाहिए बिंदास आप जिद करते हो, आपको मिल जाती है, राइट। और अगर नहीं मिलती तो आप फैल जाते हो, और जब आप फैल जाते हो तो माँ बाप को दिलवाना पड़ता है, करेक्ट है, यस और नो? दिलवाना पड़ता है, भले ही आप उसमें रो पीटो मारो, बच्चे को घर जाके कुछ भी करो, लेकिन बच्चे को पता है जो भी करना है मिल जाएगा। हालांकि मेरे साथ ऐसा कुछ चैलेंजेस उस समय तक नहीं थे, जब तक मेरी उम्र 8 साल की थी।
And both the parents, my father and my mother, was a dreamer, I can say. तो उन्होंने मुझे हमेशा अच्छी चीजें सिखाई, कभी उन्होंने रोका नहीं. इनफैक्ट when I was pursuing my 5th class, तो मम्मी का एक था कि ये छोटा कस्बा है विवेक और आपको बड़ा करना है, तो आपको पढ़ने के लिए क्लास 6 में मुझे नैनीताल भेजना है, बिकॉज हमारे उस एरिया के अंदर, नैनीताल का नाम सुना होगा आपने, which is very famous for famous tourist place and as well as education के लिए भी बड़ा मशहूर जगह है वो. तो वहाँ पर ये स्कूल था शेरपुर, अगर आपने सुना हो, जहाँ पर अमिताभ बच्चन पढ़े हुए हैं. तो उन्होंने कहा कि विवेक अब अगले साल आपको वहाँ भेजना कि अच्छी स्टडीज के लिए, यहाँ पर उतना बड़ा स्कोप नहीं है, तो आप अच्छे से इस बार करो क्योंकि क्लास 6 में वहाँ एडमिशन होगा एंड यू विल परस्यू दैट. तो मुझे ऐसे कई सारे सपने उनसे मिले, बट अनफॉर्चुनेटली कहूँ या जो भी कहें, नेक्स्ट ईयर जब मैं सिर्फ 9 साल का था, आई लॉस्ट माई मदर. ऑल ऑफ अ सडन उनका देहांत हो गया. अभी तो शायद मुझे उनका चेहरा भी बहुत साफ याद नहीं आता. और उसके बाद में अचानक से पूरे घर की, क्योंकि बड़े बहन भाई थे, कोई सेटल नहीं थे, सिस्टर्स की मैरिज एक ही हो चुकी थी, बाकी की होनी बाकी थी, तो फादर के ऊपर बहुत सारा लोड आ गया फाइनेंशियल. और उनका भी एक बड़ा उसूल रहा, बिकॉज आई ऑलवेज हैव प्राउड ऑन माय फादर, बिकॉज वो डॉक्टर तो थे लेकिन बहुत उसूल वाले डॉक्टर रहे. उन्होंने कभी भी पैसे कमाने के लिए आज की जो बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं उसका इस्तेमाल कभी नहीं किया. और शायद जो एक वर्ड कहा जाता है डॉक्टर्स के लिए कि ईश्वर का रूप होता है, शायद वो वैसे ही थे. तो कभी उन्होंने किसी को परेशान करने या यहाँ वहाँ रिपोर्ट कराओ वहाँ से कमीशन आ जाएगा, वो वाला कभी प्रोसेस किया नहीं. बस वेरी ऑनेस्ट डॉक्टर. तो इसलिए पैसे की बहुतायत कभी घर में उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल हो गई थी, बहुतायत नहीं थी, बट कभी बेसिक से कभी हमें दिक्कत नहीं हुई. और मदर के जाने के बाद फादर के साथ ज्यादा क्लोज हो गया था मैं, तो मैंने वहीं से शायद मैच्योरिटी आनी शुरू हो गई, शायद समझदारी आनी शुरू हो गई. सबसे पहला मैंने काम किया कि मैंने फिर अपनी डिमांड्स को अपने पेरेंट्स से मांगना बंद कर दिया, मेरे फादर से रखना बंद कर दिया, बिकॉज वो एक डायरी मेंटेन करते थे. और एक 9 साल का बच्चा, उनके साथ रहना, उनके साथ खाना, उन्हीं के साथ सोना, उनकी सारी एक्टिविटीज को नोट करना, तो 9 साल की उम्र से ही मुझ पे शायद ये सेंस आना शुरू हो गया था कि जिस दिन भी खर्चा ज्यादा होता था, मेरे फादर उस दिन थोड़ा सा टेंस होते थे. कई बार खाना भी रात को नहीं खाते थे, क्योंकि बड़ा परिवार, सबकी जिम्मेदारी और खर्चे ज्यादा. तो मुझे ये समझ में आने लग गया कि पैसा कुछ है, पैसा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और पैसे की वजह से मेरे फादर को कई बार टेंशन हो जाती है. पैसा क्या है नहीं पता, लेकिन पैसा कुछ महत्वपूर्ण है, राइट, जिसकी कमी कई बार घर में टेंशन क्रिएट करने का काम करती है. तो मुझे ये बात, ये कॉन्सेप्ट, ये विज्ञान समझ में आने लग गया कि पैसे के बगैर दुनिया में बड़ा मुश्किल है. उस समय मेरी उम्र 9 साल, 10 साल, 11 साल थी. डिमांड्स खत्म हो गई थी और कोशिश शुरू हो गई थी कि किसी तरीके से जल्दी से मैं मैच्योर बनूं ताकि मैं अपने फादर की हेल्प कर सकूं. और हेल्प इन द सेंस के सेंस में कि कम से कम उनसे जो खर्चे हो रहे हैं वो खर्चे मैं अपने ऊपर ला सकूं, अपने खर्चे खुद संभाल सकूं. मैं पहुंच रहा हूं आप तक? Yes, yes. मैं पहुंच रहा हूं आप तक? Yes. मुझे लगता है ऐसे कई, आप में से भी कई लोग होंगे जिनकी शायद कॉमन सिचुएशन होगी, जो शायद इस सिचुएशन से गुजरते होंगे, जहां पैसे की कमी आपको एहसास कराती हो. लेकिन कोई ऑप्शन था नहीं. मिडिल क्लास फैमिलीज के अंदर एक ही स्कोप होता है, करियर के नाम पर एक ही गाइडेंस होती है. शायद पूरे देश में यही कॉमन होता है कि भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ोगे तो जॉब लग जाएगी, पढ़ोगे तो सेटल हो जाओगे, और जॉब लग जाएगी तो अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे, तो अपना खर्चा निभा सकते हैं. ऐसा ही होता है ना यहाँ पर भी. तो ज्यादातर पूरे देश के अंदर मिडिल क्लास कैटेगरी जो जाति है, एक जाति हमारे देश में वो नहीं है कि हम कौन से धर्म से आते हैं, कौन से, राइट. मुझे लगता है देश में मुख्य रूप से 2 ही जातियां हैं, एक पैसे वाली जाति और एक पैसे के अभाव वाली जाति. और जो पैसे के अभाव वाली जाति है ना, वो पूरे देश में कॉमन है. उन सबके यहाँ पर कल्चर्स, सोच समझ लगभग कॉमन ही रहती है. हेलो, Yes. पहुंच रहा हूं आप तक? Yes. थैंक यू. सो पढ़ाई के अलावा ऑप्शन कोई होता नहीं. सो मैंने हाई स्कूल किया, वाज गुड इन स्टडीज, 12th किया. उसके बाद ग्रेजुएशन करने के लिए मुझे अपने घर से 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ा. और उसी पीरियड में मेरे फादर का एक ऑपरेशन, मुझे खबर आई कि एक ऑपरेशन उनका होना है प्रोस्टेट का. आई वाज लिटरली इन फियर. और मुझे समझ में आने लग गया था कि घर में केवल वही करने वाले हैं. अगर उन्होंने, अब कुछ हो गया, इतनी समझ नहीं थी कि ऑपरेशन छोटा बड़ा क्या है, इतना था कि ऑपरेशन होगा. तो अगर कुछ हो गया तो फिर हाउ विल आई कैरी, तो कैसे क्या करूंगा मैं.
फीस कहाँ से आएगी, खर्चा कहाँ से आएगा, कपड़े कहाँ से आएंगे, सब कुछ कहाँ से आएगा। तो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में मुझे सेंस आया कि नहीं, मुझे केवल बीएससी के नाम पर 3 साल नहीं लगाने हैं, मुझे पढ़ाई भी करनी है, लेकिन मुझे साथ साथ कुछ टेक्निकल नॉलेज जरूर लेनी चाहिए ताकि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं और बेसिक अपने खर्चों को पूरा कर सकूं। सो बीएससी तो मैं कर रहा था मेरे घर से 100 किलोमीटर दूर, जिसके लिए रेगुलर स्टडीज की रिक्वायरमेंट थी, कुछ कर नहीं सकता था, तो मैंने वहां से सामान पैक किया एंड केम बैक और मैंने फिर प्राइवेट बीए का फॉर्म डाला यूनिवर्सिटी का, और साथ ही साथ शुरू कर दिया कुछ ऐसी तलाश जो मुझे पढ़ाई के साथ में पैसे कमाने के लिए मैं ऐसा कोई काम कर सकूं। सो बिना पैसे लगाए कौन सा काम हो सकता है। जब मैंने ढूंढना शुरू किया तो आई गॉट वन अपॉर्चुनिटी ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर, जहां पर आप लोगों से मिलते हैं, पैसा नहीं लगाते हैं, और आप अगर इंश्योरेंस एडवाइजर बनते हैं तो आप पैसा कमा सकते हैं और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो मैं उस दिशा में मैंने कई लोगों को ढूंढा, कई लोगों से मिला जो डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, उनसे मिला, बट मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर उनमें से किसी के भी लाइफ स्टाइल से हो नहीं पाया। जो 15-15, 20-20 साल पुराने भी एडवाइजर थे, दे वर लिविंग गुड, बट जो शायद मुझे चाहिए था वो स्कोप मुझे नजर नहीं आया। तो मैंने फिर एक और काम की तलाश की जो कम पैसे में शुरू हो, जिसमें फ्रीडम ऑफ टाइम हो, मैं पढ़ाई भी कर सकूं और मुझे कर। तो ऐसे काम के लिए मैंने एक काम समझ में आया, मुझे वो काम था, हमारे यहाँ फसलें जो होती हैं, गेहूं, चावल, धान वगैरह वगैरह, राइट। तो मर्चेंडाइजिंग कह सकते हैं आप, शेयर कह सकते हैं, फिजिकल शेयर मार्केट कह सकते हैं कि पैसा लगाया, सामान खरीदा, उसको स्टोर कर दिया, रेट बढ़ा, बेच दिया, और आप बंधे हुए भी नहीं हैं। तो मैंने वो काम शुरू किया। अब जब वो काम की शुरुआत करने का मन बनाया तो पहली दिक्कत क्या आ रही थी? पहली दिक्कत आ रही थी कि वो काम को मैं जानता ही नहीं था। मुझे पता नहीं था कि किस रेट पर खरीदना चाहिए, किस रेट पर बिकेगा। उल्टा हो गया तो नुकसान हो सकता है, महंगा खरीद लिया, सस्ता काम बिकना है तो नुकसान हो जाएगा। सो मुझे फिर ये समझ में आया कि अगर कोई भी काम करना है लाइफ के अंदर, तो आप काम करने से पहले काम को क्या करना पड़ता है? आवाज नहीं आ रही मेरे को। क्या क्या करना जरूरी है? किसी भी काम को करने के लिए पहले काम को सीखना जरूरी है। सो मैंने फिर उस काम के एक सफल व्यक्ति को जान पहचान निकाली, उनके साथ गया, और लगातार 7, 8, 10 दिन मैं मॉर्निंग सुबह 5 बजे बाजारों में जाता था, जहां पर किसान अपना प्रोडक्ट लेके आते थे, उनसे मिलता था। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, जिस समय मेरी एज तकरीबन 16 या 17 साल की थी। आई वाज जस्ट परस्यूइंग माय ग्रेजुएशन, और 16 इयर्स में मैं पैसे कमाने के इस फील्ड में आ चुका था। और 7-8 दिन मैं लगातार गया, सीखा, समझा। अब मुझे लगा कि अब मुझे ट्राई करना चाहिए। तो आई बोरो 5000 रुपीज फ्रॉम माय फादर। मैंने 5000 मेरे फादर से उधार लिए, उधार के लिए उनसे सपोर्ट किया, और वो 5000 रुपए से मैंने पहली बार अपने दम पर भरोसा करके प्रोडक्ट खरीदा, घर लाया, उसको साफ वाफ जो करना था वो किया, उसको सेल किया, एंड आई अर्न 1100 रुपीज एट द एज ऑफ 16 इयर्स, जो मेरी जिंदगी की पहली कमाई थी, जिसको मैंने मेहनत से कमाया। अब मुझे लगता है ना, सपने क्या होते हैं? सपने वो हैं जो आप जहां खड़े हुए हैं और आपके पास आज नहीं है, लेकिन आपके अंदर ये विश्वास है कि आप उससे बड़ा एक दिन पाएंगे। दैट इज कॉल्ड ड्रीम। हेलो, तो ये भी एक प्रवृत्ति होती है, और इस प्रवृत्ति में आपके इर्द गिर्द के माहौल का बहुत बड़ा रोल होता है। आप अगर ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो ऑलरेडी ड्रीमर्स होते हैं, जो ऑलरेडी कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ जब आप रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उनको सुनते हैं, तो आपके अंदर भी ये प्रवृत्ति ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती है कि आप ड्रीमर होते हैं। आप जो भी जिस क्षेत्र में भी रहते हैं, उस क्षेत्र में आप कॉम्प्रोमाइज करके रुकते नहीं हैं, रदर देन आप आगे बढ़ने की प्रयास करते हैं कि और आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो बेसिकली ड्रीमिंग इज एन हैबिट, इट्स एन आर्ट एक्चुअली। और ये आर्ट का इफेक्ट कब पड़ता है? जब आप ऐसे लोगों के साथ में बैठना शुरू करते हैं, रहना शुरू करते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी साइड, अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जिनको सपने देखने में है ही नहीं, जिनको आगे जीवन में कुछ बढ़ने की उमंग है ही नहीं, राइट, दे आर कंफर्टेबल इन एनी सिचुएशन, उनको पेन नहीं होता, उनके घर में अभाव है, बच्चे परेशान है, बीवी परेशान है, माँ बाप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, वो खुद कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, बट इवन देन दे आर हैप्पी विद दैट। तो ऐसे लोगों के साथ अगर आप बैठेंगे, उठेंगे, रहेंगे, तो थोड़े समय के बाद आप पर इसका प्रभाव पड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि आप इस पर पहुंच जाएंगे। So, मेरे साथ अच्छी बात क्या थी? As I told you, my father was a dreamer, my mother was a dreamer. तो उन्होंने हमेशा बड़े के बारे में सोचा था, तो मेरे अंदर शायद वो जेनेटिक भी थे, और मैंने इसलिए ऐसे लोगों को भी अडॉप्ट किया अपने आसपास में जो बड़ा सोचते थे। तो जब मैं उस बिजनेस में आया तो मेरे अंदर आ गया 1100 कमाने के बाद में क्या बड़ा करना है, इसको क्या करना है, बड़ा करना है। तो मैंने उस काम में और फोकस करना शुरू किया,
और अगले 3 साल में आते आते हमारे यहाँ सीजनल फसलें होती हैं, जिस फसल का सीजन आया वो खरीदा उसको बेचा, अगली फसल का सीजन आया उसे खरीदा उसको बेचा। तो ऐसे करते करते 3 साल के बाद यानी कि लगभग 19 साल तक की उम्र आते आते मैं लगभग 3 लाख से 4 लाख रुपए पर डे का ट्रांजेक्शन करने लगा था। इट वाज ये बात मैं आपको बता रहा हूँ सन 2000 के आसपास की, 99-2000, राइट, अब से 25 साल पहले। So was very happy growing every day। बड़ा प्रोग्राम बन रहा था कि अब बड़ी जमीन लेना है, गोदाम बनाना है, फिर ये बिजनेस के लिए सामान रखने के लिए बड़ा गोदाम की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे करके ड्रीम्स लगातार बढ़ रहे थे। इन माय 3rd ईयर जब मुझे 3रा साल बिजनेस में था और 3रा साल मेरी पढ़ाई का भी था, तो उस साल मैंने वो सारा सामान स्टोर करके रख दिया जो खरीदा। और उस साल वो जो क्रॉप थी हमारे यहाँ जिसको मैंथा बोलते हैं, जिसमें सारे पेस्ट में सारे सब चीज़ों में मैंथा ऑयल पड़ता है, तो हमारे यहाँ बहुत बड़ी क्रॉप होती है। तो सारा इन्वेस्टमेंट मैंने डाल के रखा हुआ था। उस साल वो लॉस में चली गई बिकॉज उस साल चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा क्रॉप हुई वो, और इंडिया का एक्सपोर्ट बंद हो गया। तो इंडिया का जो माल था जो एक्सपोर्ट होता था वो कोई खरीदने वाला ही नहीं था। तो 2 महीने लेट, 3 महीने, 5 महीने, 7 महीने, 10 महीने, लगभग पूरा साल बीत गया और इंडिया का वो माल बेकार सा हो गया। यानी कि 3 साल में मैंने जो भी कमाया था फाइनेंशियल वो ऑलमोस्ट शून्य हो गया। और जो भी उसको बेचकर पैसा आया था मेरे पास में, वो एक मेरे कलीग से दूसरे व्यापारी, उन्होंने उधार मांग लिया था कि मुझे दे दीजिए जरा। तो आपको सपोर्ट करनी पड़ती है एक दूसरे की। मैंने उधार दे दिया तो मालूम पड़ा कि वो तो बैंकरप्ट हो चुके हैं, वो और बड़े लॉस में चले गए, यानी कि वो पैसा भी आज तक लौट के नहीं आया। सो व्हाटएवर आई अर्न इन दोस 3 years, वो आखिरी साल में सब कुछ खत्म हो गया। ऑब्वियसली थोड़ा डिप्रेशन आना था, ऑब्वियसली थोड़ा सा परेशानी होनी थी, लेकिन एक पॉजिटिव चीज मैंने हमेशा सीखी थी तब तक कि ईश्वर जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। तो मैं सिर्फ इस बात को बोलता नहीं हूँ, इस बात को खुद से मानता भी हूँ कि आप जिसको भी मानते हो, जिसको भी बिलीव करते हो, उन्हीं की खातिर जो हुआ वो अच्छा के लिए हुआ, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा अच्छा के लिए होगा, अच्छे के लिए होगा। तो जैसे ही आप ऐसी चैटिंग करते हैं, अपने आप से बात करते हैं, तो आप सबसे पहला काम क्या करते हैं कि आप अपने आप को नेगेटिव जोन से बाहर ले आते हैं, आप डिप्रेसिंग जोन से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि आपने उसके बाद किसी और को सपोर्ट में ले लिया होता है। पहुंच रहा हूं आप तो? सो फिर मुझे वहां से फाइनेंशियल लॉस तो हुआ, लेकिन कुछ पॉजिटिव मिला, और वो पॉजिटिव था एक्सपीरियंस। वो एक्सपीरियंस था कि किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर आपके पास अगर पैसा है तो आप लगाकर आगे बढ़ सकते हो, लेकिन उसमें सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं होगा। ये पहला लेसन था। अब इस बार जो लॉस हुआ मुझे, उस लॉस में मेरा कहीं रोल नहीं था। मैंने जो काम वो सही विज्ञान से कर रहा था। अब चाइना की क्रॉप बड़ी हो गई, उसमें हमारी गलती तो नहीं थी, लेकिन आपके हाथ में सब कुछ नहीं होता। ये मुझे पहली लर्निंग्स मिली ट्रेडिशनल बिजनेस में। दूसरी लर्निंग थी कि आपके पास जितना पैसा आपने लगाया है बिजनेस में, आपके पास उससे 2 गुना ज्यादा पैसा आपकी बैंक में होना चाहिए। अगर आपकी पीठ मजबूत नहीं है तो आप लॉस में चले जाएंगे कभी भी, किसी भी उम्र में, राइट। अगर पैसा बहुत होता तो शायद मैं क्या करता कि जो रेट ड्रॉप हुए थे, मैं उस पैसे का माल और खरीद लेता, शायद रिकवरी हो जाती, लॉस नहीं होता। लेकिन जितना था सब तो लगा रखा था, कुछ था ही नहीं अलग से बचा हुआ। तो दूसरा लेसन ये था ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो जितना लगा हुआ है उससे कहीं ज्यादा आपकी बैंक में होना चाहिए। और मिडिल क्लास का आदमी इसीलिए बिजनेस से घबराता है, क्योंकि उसके पास ज्यादा होता ही नहीं है। इसीलिए उसके पास सबसे सेफेस्ट जो प्रोग्राम है करियर के लेकर, वो प्रोग्राम होता है नौकरी करो भाई, है ना। सपने अपने छोड़ो, बड़े घर बंगला गाड़ी छोड़ो, जिंदगी चल जाए, ये भी कम नहीं होता, है ना। कम से कम हर महीने की 1 तारीख को, 4 तारीख को एक फिक्स इनकम तो आ रही है, और जो आ रही है उससे अपने बजट बना के अपनी जिंदगी चला लेते हैं। तो इसीलिए शायद एक टाइम के बाद में मिडिल क्लास के लोग सपने देखते भी नहीं हैं, और उनके घर वाले नए बच्चों को सपने देखने भी नहीं देते हैं। दिस इज द रीजन बेसिकली। बट आई वाज अ पॉजिटिव वन। तो मुझे लगा कि नहीं, बिजनेस ने मुझे नुकसान एक बार दिया है, 3 साल प्रॉफिट दिया है, तो बिजनेस इज नॉट गुड, नॉट बैड। बट हाँ, बैक मजबूत नहीं थी, तो मुझे अभी कुछ और करना है। प्लान बी तैयार करता हूँ, जॉब की तैयारी करता हूँ, और जॉब लग जाएगी, अगर लगेगी, अगर मेहनत करेंगे तो लग जाएगी, तो वहां से पैसा इकट्ठा करूंगा और फिर से बिजनेस करूंगा, क्योंकि बड़ा पैसा
बिजनेस में ही होता है, बड़ा पैसा बिजनेस में ही होता है। आप मानते हैं कि नहीं मानते? अच्छा हाथ उठाओ, कितने लोग कन्विंस हो? अपने आप नहीं कन्विंस हो इस बात से? पक्का? Yes. तो कन्विंसनेस Yes. पूरी आपके Yes. शहर में कोलकाता के अंदर आप देखो जो बढ़िया शानदार एलीट टाउनशिप होगी यहाँ की, वो किनकी होगी? जॉब वालों की या बिजनेस क्लास की? बिजनेस वालों के। आपके शहर में टॉप 100 जो कार्स होंगी, महंगी बड़ी लग्जरी सेफेस्ट कार, वो किसकी होंगी? बिजनेस वालों की। जो हाईएस्ट इनकम टॉप 100 हाईएस्ट इनकम पेयर आपके शहर में होंगे, आप बताओ मुझे कौन? बिजनेस वालों की। बिजनेस वालों। 100 घरों में अगर नौकर काम करते होंगे टॉप क्लास, तो किन के घर में काम करते होंगे? बिजनेस क्लास के। आवाज नहीं आ रही मुझे, कोई कंफ्यूजन हो रहा है आपको? नहीं नहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं पक्का? पक्का। यानी कि जब बढ़िया लग्जरी लाइफ बिजनेस, बढ़िया गाड़ी बिजनेस, बढ़िया घर बिजनेस। बिजनेस, है ना? उधर भी एक जितनी फैसिलिटीज आज हम पैसे से खरीद कर दे सकते हैं अपने परिवार वालों को, वो सारी फैसिलिटीज पैसे से जो आ सकती है वो किनके घर में होंगी? बिजनेस क्लास के घर में होंगी, राइट? अभी गर्मी पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है कलकत्ता में? हाँ, कितना टेम्परेचर चल रहा है यहाँ का? उमस ज्यादा है और टेम्परेचर कम है। ऐसे में एक आदमी होंगे जिनके लिए गर्मी सर्दी और बरसात तीनों बराबर होते हैं। कौन होते हैं? बिजनेस क्लास। फर्क पड़ता है मौसम का उनके पास? नहीं। घर है सेंट्रलाइज एसी, काय की गर्मी काय की सर्दी काय की बरसात। बाहर निकल रहे हैं शानदार कार, काय की गर्मी काय की बरसात काय की सर्दी। हेलो, जहां जा रहे हैं अपने शोरूम में अपने ऑफिस में, वो भी पूरा एसी है। किसका मौसम? काय का मौसम। कपिल शर्मा आता है शो, देखते हो आप लोग? अभी उनका एक फोटो आता है बहुत बढ़िया वाला वायरल, जब कपिल शर्मा सबसे पहले आए थे लाफ्टर चैलेंज में, जब सिद्धू साहब हुआ करते थे जज। कितने लोगों ने देखा प्रोग्राम वो? कभी भी देखा आपने? वो वाले कपिल शर्मा को देखा है? क्या थे यहाँ पर? यानी बाल बाल थे, गायब थे कपिल शर्मा के बाल, थे ना? और पर्सनालिटी कैसी थी? तो इसीलिए कोई बढ़िया से फिलोसोफर ने लाइन बोली हुई है कि आदमी बदसूरत खूबसूरत नहीं होता, गंजा और बाल वाला नहीं होता, है ना? आदमी सिर्फ अमीर या गरीब होता है, बाकी सब चीजें अपने आप आ जाती हैं, बाकी सब अपने आप आ जाता है। प्रॉब्लम किसकी है? प्रॉब्लम पैसे वालों के साथ नहीं है। ये मत बोलना कि यार पैसे वाले मरते नहीं है, नहीं मरने से उससे कोई ताल्लुक नहीं है, मरना सबको पड़ेगा जो दुनिया में आया है। लेकिन जिंदगी मृत्यु से संबोधित नहीं की जाती, जिंदगी तब तक है जब तक आप एक्चुअल जिंदा हैं। उस पीरियड में आपने क्या जिया वही आपके लिए जिंदगी है। सो दैट वाज माय प्लानिंग कि मुझे लाइफ में कुछ बड़ा तो करना ही है, और क्या करना है बड़ा? सो मुझे पहले जॉब पर फोकस करना है, बिकॉज दैट इज द थिंग जो बिना पैसे के लग सकती है, पैसा कमाकर बिजनेस में आना है। सो आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन द जॉब एंड आई गॉट अ जॉब। आई गॉट गवर्नमेंट सेक्टर में एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर मेरा जॉब लगा। और इस 2 साल के अंदर जब ये मैंने पूरा प्रोसेस किया, इस 2 सालों में ड्रीम तो मरे नहीं थे, लेकिन इन 2 सालों में मुझे कोई व्यक्ति मिले जिन्होंने आकर मुझे डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, इस कंसेप्ट के बारे में पहली बार बताया। जिस कंपनी को लेकर उन्होंने मुझे बताया, दैट कंपनी बिलोंग्स टू अमेरिका, वो एक अमेरिकन कंपनी थी। और मैं इतना एक्साइटेड हो गया उसको सुनने के बाद में, इतना एक्साइटेड हो गया, मैंने कहा यार मुझे ये काम करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये बिजनेस है। करना क्या है इस बिजनेस के अंदर कि कंपनी प्रोडक्ट बना रही है और वो प्रोडक्ट को बनाकर आपको ऑफर देती है कि आप उनके कंज्यूमर डेवलप करो, आप अपने पार्टनर्स डेवलप करो, और जब आप अपने कंज्यूमर बढ़ाओगे तो यू कैन मेक मनी, जब आप अपने पार्टनर्स बढ़ाओगे तो यू कैन मल्टीप्लाई योर टर्नओवर, एंड अगेन आपके पास पैसिव इनकम, बड़ी इनकम आ सकती है। तो मुझे 2 चीज समझ में आई, क्योंकि मैं बिजनेस माइंडसेट का ऑलरेडी था कि यार ये व्यापार में एक चीज अच्छी है कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करने का चक्कर नहीं है। नहीं, यानी कि प्रॉफिट कम हो या ज्यादा, बट लॉस नहीं होगा। नहीं होगा। और मैं किससे उभर के चुका था? लॉस से, राइट? तो आई वाज इन पेन बिकॉज ऑफ लॉस। मुझे समझ में आया ये मॉडल, यार इसमें लॉस नहीं है। दूसरा कि इस बिजनेस को मैं अपनी नौकरी के साथ कैरी कर सकता हूं, पार्ट टाइम कर सकता हूं, क्योंकि कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई ऑफिस दुकान नहीं खोलना। मैं जॉब में जाऊंगा सुबह 10 बजे, शाम को आऊंगा 5-6 बजे, और उसके बाद जाने से पहले का टाइम मेरे पास होगा इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। ये मैं इतना पॉजिटिवली ले रहा था कि मुझे करना है। जिस दिन जॉब लगेगी आई विल ज्वाइन दिस बिजनेस विद माय ओन विल।
उसमें लगभग टाइम लग गया, साल 1.5 साल का, क्योंकि उसी पीरियड के अंदर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी। जिस दिन जॉब का लेटर मेरे हाथ में आया, मैं उस व्यक्ति के पास गया जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी शेयर किया था। मैं पहुंच रहा हूं आप तक? यस। आप में से कई लोग यहां बैठे होंगे, खुद से पूछिएगा, आप बिजनेस में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन फिर भी आपको समस्याएं ज्यादा आ रही हैं, तो पहले खुद को एसेसिनेट कीजिएगा, खुद के बारे में जानिएगा, खुद को एनालाइज कीजिएगा, एवलुएट कीजिएगा कि आप किस कैटेगरी में हैं। अगर आपने वाकई में इस बिजनेस को स्वीकारा है और वाकई में सपनों के लिए आप सीरियस हैं, अगर ऐसा है तो इसकी एक पहचान होगी कि आपको आपका अपलाइन फॉलो अप करे या ना करे, आप अपनी ड्यूटीज जो व्यापार की हैं उसको निभा रहे होंगे। यस। और अगर आपको आपका अपलाइन फॉलो अप कर रहा है तो मान लीजिएगा इस पल कि आपने अभी तक डायरेक्ट सेलिंग को, वेस्टीज को अपनी जिंदगी के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण जगह दी ही नहीं है। बिल्कुल। 100% कीजिए, मैंने कहा जो काम कीजिए भले 100% कीजिए, वरना मत कीजिए। क्यों आपका अपलाइन आपको कॉल करेगा? क्यों आपको याद दिलाएगा कि आज 21 तारीख है, यू हैव टू कम टू द ऑडिटोरियम बिकॉज विवेक सर आ रहे हैं, उनका प्रोग्राम है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें सुनना चाहिए, तुम जरूर आओ। वो क्यों आपको 4 दिन पहले, क्यों 3 दिन पहले, क्यों 2 दिन पहले, क्यों आज की सुबह उसने आपको फोन किया? ये नौबत क्यों आ रही है? इसका मतलब ही है कि अभी आपने अपने सपनों के साथ अपने आप को कनेक्ट नहीं किया और आपने इस बिजनेस के साथ भी अपने आप को कनेक्ट नहीं किया। एंड दैट इज द फर्स्ट रीजन कि जो लोग सुनते हैं ना आप लोग के हमने वेस्टीज किया था, है ना, फिर हमने कीर्तिमान बनाया कि हमने वेस्टीज छोड़ दिया। अबे छोड़ दिया ये कीर्तिमान नहीं है, छोड़ने के बाद मैंने क्या किया? जो छोड़े हुए लोग हैं वो कहां तक पहुंचे आज तक, वो देखो जरा, वो कहां है आज? वो आज कहीं नहीं है। वो इतना कीर्तिमान बनाते हैं कि यहां छोड़ के कहीं और जाएंगे और वहां छोड़ के कहीं और जाएंगे और फिर छोड़ के इतनी दूर चले जाएंगे कि हम उनको छोड़ने के लिए अगर जाएं पर्सनली तो वो मिलते ही नहीं है ना जी? तो ये लोग भ्रमित लोग हैं, इसलिए इनको वेस्टीज से पहले अपने आप को जानने की जरूरत है। वेस्टीज तो परफेक्ट है, परफेक्ट बैलेंस प्लेटफॉर्म है। जरूरत हमें वेस्टीज को समझने से पहले खुद को समझने की है। खुद को, खुद के ड्रीम्स, खुद के साथ कनेक्टिविटी और खुद की जिद हमारी कितनी हावी है। सो ये मैं आपको बताना चाहता हूं, खुद से आप जरूर बात कर रहे हैं इस समय, तो खुद को एक फ्रेम दीजिए कि आप कहां स्टैंड करते हैं। मुझे उस 20 साल की उम्र में किसी को फॉलो अप नहीं करना पड़ा था, बिकॉज आई हैड ड्रीम्स। मुझे सपने हैं, जिंदगी एक बार मिली है, पूरा करने से पहले मरूंगा नहीं। और जिस दिन दुनिया से जाऊंगा ना, बहुत सारे सपने पूरे कर चुका होऊंगा और जिस दिन जाऊंगा उस दिन भी बहुत सारे सपनों को पूरा करने के लिए परस्यू कर रहा हूं। तो मैं उनके पास गया चलकर, जो मेरे पास वो कंपनी लेकर आए थे। हाय हेलो वही रिलेटिव है मेरे, पूछा क्या हुआ? मैंने कहा भाई जॉब का फाइनल हो गया, लेटर आ गया, जॉब ज्वाइन कर रहा हूं। अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मीठा मीठा मिलेगा ही गया था। मैंने कहा वो बिजनेस शुरू करना है, वो जो आप लेकर आए थे। इन कौन सा बिजनेस? अरे मैंने कहा जो बताया था आपने, कंपनी का नाम मैं नहीं लूंगा इसलिए आप समझ जाओ, अमेरिका की कंपनी थी। तो बोले कौन सा बताया? मैंने कहा जो बताया था आपने। अरे बोले वो तो हमने छोड़ दिया। मैंने कहा कब? बोले तभी। क्यों? क्योंकि वो होता नहीं है यार। लोगों से बताया, लोगों से मिले, लोग टाल देते हैं। 2 4 5 लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया, ज्वाइन करने के बाद किट वापस हमारे घर पे छोड़ गए, वो भी हमी को झेलना पड़ी। और फिर लोगों ने फोन उठाने बंद कर दिए, मतलब सामने देखकर कटना शुरू कर दिया। मोबाइल तो उस जमाने में थे नहीं, लैंडलाइन हुआ करते थे, बोले इसको फोन करो तो आगे उठाता ही नहीं था, घर जाओ तो मिलता ही नहीं था। तो ऐसा लगने लगा बड़ी बेइज्जती सी हो रही है बिजनेस करके। तो मैंने कहा फिर? बोले फिर तभी छोड़ दिया। थैंक यू सो मच। ये तो तय आप करोगे, मैं और आप ये तय करते हैं कि आप किनके साथ रहना चाहते हो। जो छोड़ गए
उनके पास ना तो सपने थे, ये उनका प्रमाण है, ना उनके पास भरोसा था, ये उनका प्रमाण है। आप उनके साथ रहना चाहते हो तो ऑल द बेस्ट। मैं वैसा नहीं था, मेरे सपने भी थे, भरोसा भी था और करना भी था। हेलो यस, तो मुझे उस छोड़ने वालों से कोई लेना देना नहीं था, होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। वो तब भी छोड़े थे और मुझे 25 साल हो गए इंडस्ट्री में, ना जाने कितने लोगों ने छोड़ दिया और कितने लोगों को मैंने छोड़ दिया। और उसके बाद भी आप मुझे सुनने के लिए आज यहां पर आए हैं, क्योंकि मैंने लोगों को छोड़ा लेकिन सपनों को नहीं छोड़ा। यस यस। तो जिंदगी में जो छोड़ने वाले लोग होते हैं, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, वो आपकी जिंदगी के आखिरी लोग नहीं होते हैं। 4 छोड़ेंगे ना, कोई बड़ा ड्रीमर आपका इंतजार कर रहा है, आपका नेटवर्क में आ सकता है। शर्त एक है कि आपको बने रहना है। यस, शर्त एक है कि आपको बने रहना है। सो आई गॉट द नंबर, उनके जो क्लाइंट थे उनका नंबर मैंने लिया, मैं फोन कर करके उनके पास पहुंचा, मालूम पड़ा वो भी छोड़ चुके थे। उनकी मम्मी से वो किया, मैंने घर ढूंढ के पहुंचा मैं, क्योंकि मुझे ज्वाइन करना था। अब उस समय मैं बात कर रहा हूँ आपसे सन 2000 की, उस समय कहाँ किसको ढूंढ ज्वाइन करने के लिए, तो रेफरेंस लेके पहुंच रहा हूँ कि वो भी करते थे, वहां पहुंच गया। एक जगह पहुंचा, नॉक किया, मम्मी निकल कर आई, मैंने कहा वो सौरभ भाई से बात करनी है। कहाँ से आए हो बेटा? मैंने कहा आंवले से आया। क्या काम बेटा? मैंने कहा वो कंपनी को के बारे में बात करनी। खबरदार जो उससे मिले, बहुत मुश्किल से 6 महीने पहले उसका भूत उतारा है और वो अब नौकरी करने लखनऊ गया है, मिल भी जाए तो उससे ये वाली बात नहीं करना। यानी कि एक लड़का 20 साल की उम्र में ढूंढ रहा है काम करने के लिए, शुरुआत करने के लिए, और जहां जहां जा रहा है वहां पर क्या मिल रहा है? छूट गया रिजेक्शन। अब मैं समझ रहा हूँ आप में से कई लोग सोच रहे होंगे सर हमारे पास क्यों नहीं आए थे, तो हमारी तो खेल बदल जाता पूरी जिंदगी का। करेक्ट है ना? चिंता मत करो, विवेक सक्सेना आखिरी नहीं है। मेरे जैसे न जाने कितने हजार लोग देश में हैं जो ढूंढ रहे हैं अपॉर्चुनिटी को, जिनके पास सपने हैं, भरोसा है, जिनके पास कोई लालच नहीं है आपसे कुछ लेने का, जो काम करने, मेहनत करने को तैयार है, वो ढूंढ रहे हैं सही व्यक्ति को। आप टिके रहिए। They will come, they will change their life as well as they will help to change your life. Yes. लेकिन आपको बने रहना है। हेलो, Yes. पहुंच रहा हूं ना? Yes. मजा आ रहा है ना? Yes. मेरे तकलीफ सुनकर तुमको मजा आ रहा है। एक लड़का भटक रहा है बार बार, है ना? क्लाइंट को ही करा दे and you are enjoying that. हाँ? So कहते हैं जब आप कोई चीज को शिद्दत से चाहते हो, तब विज्ञान काम करता है आपके लिए, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लॉ ऑफ वर्ड्स। ये बहुत ब्यूटीफुल साइंस है, लेकिन इस साइंस के अंदर जो एनलाइटमेंट होनी है, जो आग लगनी है, वो आग लगती है विश्वास से। विश्वास आपका ईश्वर को भी आप तक पहुंचने के लिए मजबूर कर देगा। तो मुझे मिल गए जिन्होंने मुझे एक भारतीय में बताया, और मैंने सिर्फ 2 लाइन पूछी, दोनों कंपनीज में डिफरेंस क्या है। इन्होंने कहा ये भारतीय और वो अमेरिकन कंपनी है, वहां का सामान खरीदोगे तो कहीं ना कहीं पैसा विदेश जाएगा, और भारतीय कंपनी का खरीदोगे, प्रमोट करोगे तो पैसा देश में रहेगा। मेरी पढ़ाई कुछ इसी तरह के स्कूल से हुई है, जहां पर पैट्रियटिज्म, देशभक्ति, इन चीजों के साथ बचपन से संस्कार रहे। तो मैंने वो फैसला किया और आई ज्वाइन द फर्स्ट इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, राइट, जिसमें अशोक दादा भी कभी रहे हैं और जो पुरानी टीमें थी। सो फाइनली मुझे मेरी जगह मिली, मुझे मेरी डेस्टिनी मिली काम करने की, एंड आई स्टार्टेड वॉकिंग। नौकरी के साथ करना शुरू किया। 2-3 महीने मुझे लगे इस बिजनेस को सीखने के लिए। मेरा पहला फोकस क्या था, कोई बता पाएगा? जो प्लानिंग है काम करने की, जो मैंने आपको बताया मेरे पहले बिजनेस के अंदर, जब मैंने शुरू किया था तो मेरा पहला फोकस क्या था? किसने बोला ये? एक बार जोरदार तालियां। मेरा पहला फोकस था कि एक ऐसा बिजनेस है जो मैंने कभी पहले नहीं किया, जिसमें लोगों के साथ मिलना है, बात करनी है, कम्युनिकेशन करना है, बात समझानी है, और लोगों के पास अपॉर्चुनिटी होगी सवाल करने की, क्रिटिसाइज करने की, ट्रोल करने की, उल्टे सीधे सवाल करने की। आपके ऊपर जिम्मेदारी है उन सवालों का सही जवाब देने की। Until unless you will not prepare yourself, आप लोगों को भरोसा नहीं दिला पाएंगे। तो मैंने पहली चीज जो फोकस किया कि मुझे इस बिजनेस को कैसे किया जाए ये सीखना है। सो आई स्टार्ट लर्निंग एंड रीडिंग लिटरेचर, जो भी उस कंपनी में थे, प्रोडक्ट से रिलेटेड, प्लान से रिलेटेड, कंपनी के प्रोफाइल से रिलेटेड, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो मैंने कलेक्ट करना शुरू किया।
मेरा पहला टारगेट था कि मुझे बहुत जल्दी इंडिपेंडेंट बनना है, इंडिपेंडेंट, क्योंकि मेरे जो अपलाइन महोदय थे वो अब मेरे शहर के नहीं थे, वो वहां से 500 किलोमीटर दूर जगह पड़ती है प्रयागराज, नाम सुना होगा आपने भी कुंभ के मामले में, वो वहां के थे। तो वो वहां पर किसी को ज्वाइन करा के मेरे शहर में आए थे, मेरे शहर में किसी को ज्वाइन करवाया था और उनके जरिए से मुझ तक वो पहुंच पाए थे या मैं उन तक पहुंच पाया था। तो फाइनली वो सपोर्ट कर रहे थे या वो इनिशियल मेरे मेंटोर थे, तो वो बहुत दूर थे। तो मुझे पता था कि वो मेरे लिए मेरे शहर में 15 दिन 20 दिन रुक नहीं पाएंगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा ताकि मैं 30 के 30 दिन अपना बिजनेस कर सकूं। क्योंकि अगर वो आएंगे और तब मेरा बिजनेस होगा, तब मैं अपने लोगों को इकट्ठा करके उनसे मिलवाऊंगा, तो मेरा बिजनेस महीने में 4 दिन या 5 दिन होगा। लेकिन अगर मैंने वो सब चीजें सीख ली, तब मैं 30 दिन बिजनेस कर पाऊंगा और तब मैं आगे परस्यू कर पाऊंगा। तो मेरा पहला फोकस, मेरा चेक कितना आए, मेरा ये कितना आया, मेरा वो कितना नहीं था। मेरा पहला फोकस था कि मुझे सबसे पहले तो कंटेंट्स लर्न करने हैं, सीखना है, प्रोडक्ट की नॉलेज बिल्कुल लेनी है। सवाल जवाब क्या हो सकते हैं, लेनी है। आई प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ द कस्टमर्स, एक्सपेक्टेड लोग मुझसे क्या सवाल पूछेंगे जब मैं उनको ये सामान के बारे में बताऊंगा, मुझसे क्या सवाल पूछ सकते हैं जब मैं उनको अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊंगा। मैंने वो लिस्ट बनाई अपने अंदाज से और थोड़ा थोड़ा काम करके लोगों से मिलने के बाद, एंड आई गॉट द आंसर्स, उनके जवाब मैंने प्रिपेयर किए। और ये काम करने में मैंने कितना दिन लिया होंगे कंटेंट्स याद करने में, क्या लगता है आपको? 15 दिन, 7 दिन 10 दिन। वैसे तो कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको 2-2 साल हो गए होंगे अभी, और 2-2 साल के बाद भी उनका बिजनेस तभी चलता होगा जिस दिन अपलाइन, नहीं तो बाकी के दिन लोग कहते होंगे हमारा अपलाइन तो हमको हेल्प ही नहीं करता। फिर ऐसे में बहुत सारे लोग और भी आते होंगे, मैसेज करके भी आते होंगे, कहते तुम्हारा अपलाइन हेल्प नहीं करता, कोई बात नहीं, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम इधर से आओ, तुम चाची ताई मामी के नाम से इधर से ज्वाइन कर लो, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, है ना जी। ये तो थे ही, वो इनसे बड़े वाले हैं, क्योंकि अगर उन्हें ही काम करना आता तो वो किसी की थाली छीनकर अपने नीचे नहीं लगाते, कभी नहीं लगाते। The matter is all about your abilities, right? छीन कर कभी कोई सफल नहीं हो सकता। ये बिजनेस छीनने का नहीं, ये बिजनेस देने का बिजनेस है। आप खुद को देते हैं, आप लोगों को देते हैं और आप आगे बढ़ते हैं। So I took just one night to got the information. मैंने पूरी रात लगा दी थी उस प्लान को कैसे डिलीवर करना है ये याद करने पर। एंड वेरी नेक्स्ट डे, इस इंडस्ट्री की बात बता रहा हूं मैं आपको, वेरी नेक्स्ट डे ज्वाइनिंग का अगला दिन मैंने अपने घर पर एक मीटिंग रखी, उन अपलाइन महोदय को बुलाया और जिस दिन वो आए उनको मैंने बोला, मैंने कहा सर मैंने जो प्लान था वो याद कर लिया है। He was shocked. ऐसा होता ही नहीं है, महीनों में जो लगते हैं लोग याद ही नहीं करते हैं। मैंने कहा अगर आपको प्रॉब्लम ना हो, आई टोल्ड माय प्लान, आपको प्रॉब्लम ना हो तो जो मीटिंग है सर वो मैं करूं, गलती होगी तो आप बता दो। वो उनका चेहरा मुझे याद आता है, वो चेहरा बड़ा सरप्राइजिंग चेहरा था। उन्होंने कहा ये काम करते हैं, आधा पार्ट आप करो, आधा पार्ट मैं करूंगा, प्रॉब्लम होगी तो मैं संभाल लूंगा। सो अपनी ज्वाइनिंग के नेक्स्ट डे मैंने अपने घर पर जो लोग बुलाए थे उनके साथ मैं वो मीटिंग कर रहा था। आई वाज कंडक्टिंग दैट मीटिंग इन द सेम वे जैसे मेरे क्लाइंट ने मेरे सामने करी थी। द नेक्स्ट डे वो मीटिंग करी, आधा पार्ट किया, अगली मीटिंग फिर रखी मैंने शाम को, फिर आधा पार्ट किया, बचा हुआ दूसरा पार्ट किया और नेक्स्ट डे मीटिंग रखी जिसमें मैंने पूरा पार्ट किया और उनको बोला, मैंने कहा मेरी गलती कहीं हो तो मुझे बताइएगा कि मैं कहां गलत करता हूं। एंड थर्ड डे वो वापस चले गए और मैं काम करना शुरू कर दिया। तो आई वाज अ इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर। जिस दिन मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया उसका नेक्स्ट डे मैं इंडिपेंडेंटली काम कर रहा था। आप चाहें तो इसको ताली बजा सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप भी करना चाहते हैं। And that is how I started my journey. एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप सुन रहे हैं या सीख भी रहे हैं? सीख रहे हैं। तो सीखने की एक पोस्चर होती है और पोस्चर होती है कि आपकी बैकबोन किसी की सपोर्ट ना ले। थैंक यू सो मच, आप बहुत समझदार थे। हाँ? अगर आप बैठ के देख रहे हैं तो आप शराबी पिक्चर के उस सीन को एंजॉय कर रहे हैं जिसमें अमिताभ बच्चन साहब जाते हैं जया प्रदा के सामने, हाँ? आराम से धोख लगाकर पैर पे पैर रखकर साथ में बाहर लेके चलते हैं। ध्यान है, देखी पिक्चर आपने शराबी देखी होगी? हाँ, वो कहते हैं जी नटवर लाल जी बहुत सारे लोगों को टिकट बेच रहे थे, मैंने सोचा कहाँ इतना भगवाऊं, सारे टिकट मैंने ही खरीदे थे। तो आप शो देखने नहीं आए हैं, आप सीखने आए हैं। ध्यान रखिएगा, जब तक मैं हूँ स्टेज पर बैकबोन आपकी खड़ी रहे। मैं बैठकर भी मीटिंग कंडक्ट कर सकता हूँ,
लेकिन आपके लिए एक लर्निंग यही है कि अगर यहाँ आने वाला कोई भी स्पीकर 2 घंटे या 3 घंटे या 5 घंटे या 7 घंटे अगर खड़ा रहता है बिना रेस्ट के, तब वो सफल होता है। अगर आपको आराम की आदत लग जाएगी तो सफलता आपसे बहुत मिलेगी। So have the mindset of a student, right? सीखने के लर्निंग मोड में भी। That is how I started my journey of direct selling, और उसके बाद में काम करना शुरू कर दिया। तीसरे महीने आते आते मुझे प्रॉब्लम शुरू हो गई कि नौकरी जाता हूँ, ऐसा लगने लगा कि प्रॉब्लम हो रही है, नौकरी का टाइम खराब हो रहा है। So 21 साल की उम्र में I took a very hard decision again, and I took a decision to leave my government job. और मैंने इस इंडस्ट्री को फुल टाइम हमेशा के लिए एक करियर के रूप में चुनने का फैसला किया। फैसला बहुत मुश्किल था, घर वाले सपोर्ट में नहीं थे, भाई बहन कोई रिलेटिव कोई लोग सपोर्ट में नहीं थे, राइट, एक्सेप्ट वन पर्सन, दैट वाज माय फादर। और उन्होंने यही कहा, अगर तुम्हें अंदर से आवाज आ रही है कि यू कैन डू वेल, तो कोई दिक्कत नहीं है, गो विद योर ओन साउंड, अपने खुद के दिल की आवाज के साथ जाइए और आप जहां रहेंगे आप बड़ा रहेंगे। तो उस समय से मैं इस इंडस्ट्री में रेगुलर हूँ। 8 साल मैंने उस कंपनी में काम किया और उस कंपनी में बड़े बड़े लेवल्स होते हैं जो अचीव किया। 5 बार फॉरेन ट्रिप गया। 23 साल की मेरी उम्र थी जब मैं पहली बार फॉरेन गया अपने खानदान से पहली बार। 24 साल में आई परचेज अ कार फॉर मी बिफोर माय डॉटर। जब मेरी शादी हुई तो जिस दिन डॉक्टर ने बताया कि मेरी वाइफ ने कंसीव किया, उस दिन मैंने एक और कमिटमेंट किया था अपने अंदर कि मेरा बच्चा जो भी दुनिया में आएगा वो ये मौसम वाली मार नहीं झेलेगा, राइट। और वो दोस्त की कार में, टैक्सी में, किसी पड़ोसी की कार में, हॉस्पिटल से घर पे भी नहीं आएगा। सो आई टुक दैट टारगेट और अक्टूबर की डेट दी डॉक्टर ने, अक्टूबर 2004 की डेट दी थी मेरी बेटी के, मेरे बच्चे के होने के लिए। एंड सितंबर 2004, 1 महीने पहले, आई परचेज द फर्स्ट कार ऑफ माई लाइफ और मेरी बेटी अपने बाप की खरीद में बैठ कर घर आई थी। तो जैसे मैंने आपसे शुरुआत में कहा कि ये बिजनेस किनका है, किनका बिजनेस है? मेरा। ये ड्रीमर्स का बिजनेस है, ये अंगू पंगू चंगू का बिजनेस नहीं है, ये दमदार का बिजनेस है। सो दैट वाज द जर्नी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, दैट्स हाउ। उसके बाद ऑब्वियसली इस बिजनेस के अंदर आप कब कामयाब बनते चले जाते हैं, जब आपके नेटवर्क से लोग कामयाब बनते हैं। सो इन दोस 8 इयर्स मेरी टीम से लगभग 40 लोग फॉरेन ट्रिप गए, वेरी गुड। लेकिन 2007 आते आते बहुत सारी कंपनी के अंदर मैनेजमेंट में बहुत सारे चैलेंजेस चल रहे थे, बट वी वर कंप्लीटली डिवोटेड टू द कंपनी बिकॉज ठीक है, जहां काम किया है मेरा परिवार है, मेरा पहला प्यार है, मुझे काम करना है। बट ऐसी सिचुएशन आ गई जब मालिक ने कह दिया कि भाई हो सकता है मैं कंपनी बंद कर दूं। जब उन्होंने ही सीधे सीधे ये बात बोली, तब मुझे लगा कि अब मैं नौकरी छोड़ चुका हूं, राइट। गवर्नमेंट जॉब है नहीं, आज छोड़ा कर दोबारा से मिल जाएगी। जब छोड़ा था तो अनमेरिड था, अभी बिटिया हो चुकी है 4 साल की, 3 साल की, 4 साल की। और डायरेक्ट सेलिंग से मुझे कोई दिक्कत नहीं थी बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग मॉडल ने ही मुझे जीरो से उठाकर, और लगभग मैंने जब छोड़ा था उस कंपनी को 50,000 60,000 की मेरी एवरेज इनकम थी इन 2007। 2006-2007 में गदिस्टिक ऑफिसर की सैलरी लगभग 27,000 28,000 26,000 हुआ करती थी एंड मेरी इनकम रेगुलर इनकम वाज 50+ एट दैट टाइम। तो मुझे डायरेक्ट सेलिंग से कहीं कोई दिक्कत थी नहीं, क्योंकि दिक्कत कुछ होती नहीं। डायरेक्ट सेलिंग से आसान कोई बिजनेस नहीं, बताने की आज कोशिश करूंगा, आपको बताकर यहां से जाऊंगा। इस बिजनेस मॉडल से आसान कोई और दूसरा काम है ही नहीं। आई एम गिविंग यू गारंटी, आई विल प्रूव इट टुडे। अगर आप इस बिजनेस को अपना बनाकर करेंगे और आप अपनी जो करने की ड्यूटीज हैं वो आप करेंगे, तो देयर इज नो पावर ऑन दिस अर्थ जो आपको कामयाबी के शिखर तक जाने से रोक ले। कोई ताकत ही नहीं दुनिया के अंदर जिसका रोक जाए। आप अगर आगे नहीं बढ़ते, अगर आपके सामने ग्रोथ में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आपको कहीं चेक नहीं करना, सबसे पहली शुरुआत करनी है खुद से। क्या मैं वो काम कर रहा हूं जो मुझे इस व्यापार में करना चाहिए? अगर हां, तो आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं। और मैं गारंटी करता हूं 99% आपको इसके ऊपर एनालाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप स्ट्रगल फेस कर रहे हैं तो 99% रीजन है कि आप वो नहीं कर रहे जो आपको करना चाहिए। मैं पहुंच रहा हूं आप तक? यस। अदरवाइज ये बिजनेस के अंदर और कोई हिंड्रेंस है ही नहीं, कोई और प्रॉब्लम है ही नहीं।
राइट? मेरे उस व्यापार के अंदर भी मैं सक्सेसफुल था, लेकिन चाइना की क्रॉप बढ़ गई, बिना गलती के सजा यहाँ के मुझे पता नहीं कितने लोगों ने पाया। ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर ये बड़ा चुनौती है, लोग अच्छा काम कर रहे हैं, पॉलिसी गवर्नमेंट की चेंज, आप खत्म, मौसम चेंज, आप खत्म, कोरोना आ गया, आप खत्म। कितने लोग जिन्होंने कोविड से साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले या कोविड वाले साल में अपने नए वेंचर शुरू किए होंगे, नए बिजनेस शुरू किए होंगे, स्कूल खोले होंगे, कॉलेज खोले होंगे, होटल्स खोले होंगे, किसी ने गाड़ियां ली होंगी, किसी ने ट्रैवल एजेंसी ली होगी, किसी ने कोई कपड़े की दुकान खोली होगी, बड़े सपने वालों ने लोन लेकर भी काम किया होगा, पैसे उधार लेकर भी काम किया होगा, कोविड आ गया। क्या लगता है आपको क्या हुआ वो उनके साथ में? वो खत्म नहीं हुए, वो कर्जदार हो गए। हो सकता है वो कर्जा वो आज भी निपटा रहे हो। क्या गलती थी उनकी? कोई भी नहीं, लेकिन फिर भी उनके सामने बड़ी सी फेलियर आई। किस कारण से? जिस पर उनका कोई कंट्रोल ही नहीं था। मैं गारंटी करता हूं बस चीज के बिजनेस में ऐसी किसी दिक्कत के कारण आपको कोई नुकसान कभी नहीं होगा। अगर इस बिजनेस में आपको उसके बाद भी चैलेंजेस हैं, तो केवल एक कारण है, एक ही कारण है कि आप वो नहीं कर रहे जो आपको करना चाहिए। अदरवाइज यहां कोई चैलेंज है ही नहीं। और आपको क्या करना है? आपको करना है पहला काम, और वो काम है ईमानदार होकर आपको मेहनत करनी है। बताऊंगा क्या करना है। लेकिन अगर आप वो ही नहीं कर रहे, अगर पूरा दिन आप घर बैठते हैं, अगर पूरे दिन में आपकी एक एवरेज मीटिंग भी नहीं हो रही, अगर आप लोगों से मिल ही नहीं रहे हो, अगर आपके कस्टमर्स डेवलप ही नहीं हो रहे हैं इतने शानदार प्रोडक्ट की रेट के साथ में, तो आप अपने टीम को भी इंस्पायर कर नहीं पाओगे। अगर आपका फोकस केवल यही है कि किसी तरह से पहले टीम बना लूं और टीम बनाने के बाद में फिर उस टीम के सामने बैठकर आरती उतारूं और रोऊं और परेशान हूं कि साहब टीम काम नहीं कर रही, तो आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। मैं पहुंच रहा हूं आप तक। yes. आप क्या काम कर रहे हैं? प्लीज चेक योर डायरी, चेक योर डायरी। अपने आइए जो डायरी में आप अपने काम को शेड्यूल करते हैं, लास्ट के 30 दिन के पेजेस पलटिए और देखिए कि आपकी खुद की डायरी में आपके कितने अपॉइंटमेंट सेट हैं। चेक योर डायरी। आई कैन बेट आपको उसके बाद किसी और में कोई कमी नजर आएगी नहीं। एंड योर आंसर विल बी कि जब मैं ही काम करने नहीं जा रहा हूं तो हाउ आई एक्सपेक्ट कि मेरा बिजनेस ग्रो करे। कितने लोग तक मैं पहुंच पा रहा हूं? प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। कितने लोगों को लग रहा है कि इस पार्ट पे हमको चेंज करने की, सुधार करने की, इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है? श्योर? और मैंने सिर्फ यही तो किया था। मुझे इसलिए इन 25 सालों में कभी बिजनेस को बिल्ड करने में दिक्कत नहीं आई, कभी नहीं, राइट? बिकॉज मेरा फोकस एक था कि मुझे जो मेरी ड्यूटीज हैं पहले उनको करना है। एज आई टोल्ड यू कि मैंने अगले दिन ज्वाइनिंग किया, डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद इंडिपेंडेंट होकर बिजनेस करना शुरू किया। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट मंथ 4-5 दिन बचे थे क्लोजिंग में जब मैंने ज्वाइन किया था, एंड मेरा पहला कमीशन बना था 408 रुपए का। एंड वहां से जर्नी शुरू करके 50,000 तक उस कंपनी के साथ में, और उस कंपनी में ये वाले चैलेंजेस आए तो मेरा बिलीव डायरेक्ट सेलिंग मॉडल पर कहीं पर भी नहीं दिखा था कि इस मॉडल में प्रॉब्लम है एंड आई शुड लीव दिस कांसेप्ट। नो, आई शुड चेंज द कंपनी बट आई शुडंट लीव द कांसेप्ट, बिकॉज वहां पर मुझ में प्रॉब्लम नहीं थी, बट कंपनी के मैनेजमेंट में पिता और पुत्र दोनों के बीच में बड़ी टेंशन चल रही थी आपस में, इंटरनल, घर में बंटवारे को लेकर, जिसकी वजह से कंपनी सफर कर रही थी। अदरवाइज कंपनी भी खराब नहीं थी। हाँ, उसमें एक चैलेंज था प्लान को लेकर कि पैसा टर्नओवर बढ़ने के साथ व्यापार वो होता है जिसमें पैसा टर्नओवर बढ़े तो इनकम भी बढ़े। सही है गलत है? सही है गलत है? बट दैट वाज अ चैलेंज इन द मार्केटिंग प्लान कि टर्नओवर मेरा काम था बढ़ाना, जो मैं बढ़ा रहा था, लेकिन फिर भी इनकम नहीं बढ़ रही थी। तो ये बहुत सारी समस्याओं के कारण मुझे डिसाइड किया कि मुझे कहीं और जाना चाहिए। एंड आई अगेन सर्च। 8 साल के बाद मैंने फिर से सर्च करना शुरू किया, फॉरेन कंपनीज को सर्च करना शुरू किया। कई लोग मेरे अच्छे मित्र भी थे उस समय तक, इन 8 सालों में उन कंपनीज के अंदर काम करने वाले, उनसे बात करी, लगभग सेम कंडीशन चल रही थी। सबसे लास्ट ऑप्शन था शायद इस चीज में मिलना, क्योंकि एक साइकोलॉजी थी, ये तो अभी शुरू हुई है। बाली सर तो उसी कंपनी में एज एन एम्प्लॉय थे, अपनी कंपनी शुरू कर दी उन्होंने। ये एक सोच थी जिसके करके मैं सबसे लास्ट ऑप्शन पर रखा था इस चीज को, बट ये था कि इस बार सर्च करूंगा प्रॉपर तरीके से। और बाली सर से बात हुई 7 फरवरी 2008 को। मेरी जिंदगी का शायद सबसे बेहतरीन दिन रहा होगा जब मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था।
बाली सर ने टाइम दिया, मैं और सिद्धार्थ जी, हम दोनों लोग क्योंकि पुरानी कंपनी में साथ थे और बहुत क्लोज थे, वी वर क्रॉस लाइन, लेकिन संबंध रिश्ते बहुत अच्छे थे, बहुत क्लोज थे। तो सेम सिचुएशन थी, तो मैं और वो दोनों लोग बाली सर से मिलने के लिए गए। 3 घंटे लगभग हमारी मीटिंग चली, क्योंकि करियर का मैटर था, राइट, खाली ये एक्सपेरिमेंट नहीं करना था, मुझे शिफ्ट करना था, स्विच करना था वहां से। तो 3 घंटे में मेरे साथ बहुत सारे मैंने सवाल किए, बाली सर के पास जवाब पहले से ही मौजूद थे। और क्यों मौजूद थे? क्योंकि सोच एक सी मिल गई। क्या मिल गई? मैं डायरेक्ट सेलिंग को अपने करियर के रूप में कर रहा था, और वो एज ए ओनर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोगों को करियर देने के मूड से इस कंपनी में वो बनाते था। तो यहाँ सिमिलरिटीज क्या थी कि आई वाज नॉट डूइंग एक्सपेरिमेंट कि हाँ 4 दिन चल जाए, यहां से पैसा कमा लूं, फिर छोड़ के कहीं और चला जाऊंगा, फिर छोड़ के कहीं और चला जाऊंगा। आई वाज परसुइंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एज अ लाइफ टाइम करियर। और मुझे उस कंपनी की तलाश थी जिसके मालिक के पास डायरेक्ट सेलिंग को करियर के रूप में बनाया जा सकता है, ऐसी ही सोच हो। अगर ऐसे कोई मालिक के पास में जहां पर बस वो किसी टाइम पर 4 साल में पैसा कमाओ, उसके बाद छोड़ो, कंपनी बंद करेंगे, भाग जाएंगे दुबई, है ना? तो ऐसी कंपनी में करियर नहीं बन सकते थे, मुझे करियर चाहिए था। तो ये सेटल हुआ एंड इमीडिएटली आई डिसाइडेड टू स्टार्ट विद दिस चीज। बट मैंने ज्वाइन नहीं किया। मैंने बिना ज्वाइनिंग के सबसे पहले प्रोडक्ट की पूरी जितनी रेंज थी परचेज करके मैं वापस लौट के आया मेरे घर पर, क्योंकि प्लान समझ में आ गया था, बेहतरीन, शानदार। एक ही चीज प्लान की खूबसूरती होती है, होनी चाहिए कि अगर आपका टर्नओवर बढ़े तो आपकी इनकम बढ़े। हेलो, प्लान वो अच्छा नहीं है जहां पर आपको बिना काम के पैसा आए। समझ में आ रहा है? वैसे चीज में काम करना पड़ता है, इसमें 6 रग चलानी पड़ती है। हमारे यहाँ हो, हमारे यहाँ सिर्फ 2 ही चलानी पड़ती है, 2 भी नहीं चलानी पड़ती, एक तो हम ही दे देंगे, एक ही चलानी पड़ेगी, एक भी नहीं चलानी पड़ेगी। तुम पहले आ जाओ, फिर तुम्हारे अपलाइन तुम्हारे नीचे अपने आप आ जाएंगे, तो करना ही नहीं पड़ेगा। ये थॉट प्रोसेस आपको कहीं नहीं पहुंचाता, याद रखिएगा। और जितने लोग भी इस थॉट प्रोसेस से आपने पिछले 2 साल 10 सालों में देखे होंगे जाने वाले, वो आज भी फुटबॉल बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? फुटबॉल। हेलो, तो मैं आपको सलाह देने आया हूं, फुटबॉल नहीं बनना है, फुटबॉलर बनना है। फुटबॉलर समझ में आया? फुटबॉल नहीं बनना है। आज यहाँ कल वहां, कोई इधर गोल से उधर फेंक रहा है, कोई उधर गोल से उधर फेंक रहा है, वो काम नहीं चाहिए। उस काम से करियर नहीं बनता। कंपनी में अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि अगर टर्नओवर आप बढ़ाएं, उसके साथ आपकी इनकम रेगुलर इंटरवल पर बढ़े, वहां प्रॉब्लम्स ना लगी हो, वहां कैपिंग्स ये वो, उसके बाद दूसरे ज्यादा पैसा कमाना है तो 2 आईडी लगाओ तब पैसा आएगा, इस आईडी पर तो इतने फिक्स आएगा। ज्यादा पैसा कमाना है तो ट्राइपॉड लगाओ, 5 आईडी लगाओ, 7 आईडी लगाओ। ये क्या है? ये भ्रमित करने की चीजें हैं। आपको पैसा तभी आएगा जब टर्नओवर होगा। व्यापार का सिद्धांत यही है, और वो मुझे प्लान में समझ में आ गया था कि दिस इज द अपॉर्चुनिटी जहां पर विवेक सक्सेना, अगर टर्नओवर तुम बढ़ाओगे तो ये प्लान तुम्हारी इनकम को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, ये लगातार इनकम को बढ़ाता चला जाएगा। And that is what the business is all about. करना है तुम्हें टर्नओवर। तो वो मैं करने के लिए प्रोडक्ट को लेकर आया कि प्रोडक्ट पे एक बार कन्विंस होना जरूरी है भैया, क्योंकि 8 साल का करियर है गांव पर। प्रोडक्ट अगर मजेदार नहीं हुए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। सो बिना ज्वाइनिंग के मैं प्रोडक्ट पर मैंने 22 दिन इस्तेमाल किए प्रोडक्ट अपने घर में। लिटरेचर लेकर आया, पूरा लिटरेचर वापस स्टडी किया, डेमोन्स्ट्रेशन करना समझा, सीखा, कन्विंस हुआ, और फाइनली 29 फरवरी 2008 को मैंने वेस्टीज के साथ अपनी ऑफिशियल जर्नी शुरू की, उस कंपनी को रिजाइन करके, और यहां काम किया। इतना ही बोलना चाहूंगा, जिंदगी बदलना, जिंदगी बदलना, जिंदगी बदलना, हम जब सुनते हैं तो समझने में दिक्कत आती है, लेकिन मैंने जिंदगी वाकई में बदली है वेस्टीज के साथ में। आई वुड शो यू समथिंग, थोड़ी बहुत पिक्स लेकर आया हूं मैं, बिकॉज मेरा जो असली पैशन है वो खुद के साथ नहीं है, पैशन है लोगों की जिंदगी को बदलने में, जब मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है। बट हाँ, डेफिनेटली अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो वेस्टीज में आने के बाद में पहले महीने की जो इनकम थी, डायरेक्टर किया था मैंने, अपलाइन मेरे सिद्धार्थ जी थे, ऑब्वियसली हमने सुना था, वो दिल्ली थे, और मेरी एटीट्यूड था जब इंडस्ट्री में आया था, तब भी एटीट्यूड यही था कि बिजनेस किसका है, किसका है, करना किसको है, अपलाइन का नहीं है ना। तो मैंने ना तो वहां के अपलाइन से कभी प्लान दिखवाया था जब इंडस्ट्री में नया था, आपको 8 साल का अनुभव था, ना ही आज तक कभी सिद्धार्थ जी से या बाली सर से एक भी व्यक्ति को प्लान दिखवाया है।
I build my own and all network by myself. उसके पीछे का बजाओ तो ढंग से बजाया करो, बोला तो ये एटीट्यूड है, इसको डालो अपनी आदत में। अभी तो मैं आपके सामने हूँ, 10-20 बार और बताऊंगा, आपको याद दिलाऊंगा, लेकिन अगर आपने इसको कैच कर लिया तब जिंदगी बदलने में मदद मिलेगी। जो काम करना है 100% हाथ करने से काम थोड़ी चलेगा। जो काम करना है 100% करना है। 100% करना है, वरना मना कर दो ना, मूड नहीं है, नहीं करेंगे जाओ, हाँ? लेकिन दिखावे के लिए कोई काम नहीं करना। सो इस चीज के अंदर पहले जो तैयारी की थी, 8 साल काम करने के बाद, सफलता से काम करने के बाद, 30,000 लोगों का नेटवर्क बनाने के बाद, तमाम ट्रेनिंग्स करने के बाद, वेस्ट चीज में आने से पहले 22 दिन की क्या करी थी? फिर से क्या करी थी? तैयारी करी थी। क्या करी थी? तैयारी। क्यों? बिकॉज फिर से किसी दूसरे के लिए नहीं करने आया हूं, खुद के लिए करने आया हूं। तो तैयारी करके इंडिपेंडेंट बनना है। सो आफ्टर 22 डेज आई ज्वाइन, और लगभग 250 लोगों की ज्वाइनिंग करवाई थी। और मजे की बात, पुरानी वाली कंपनी में से एक बंदा भी आया नहीं था, सब फ्रेश नेटवर्क बनाया था, राइट? बिकॉज जब आप पुरानी कंपनी से आते हैं तो आपको एडवांटेज नहीं मिलता, तकलीफ ज्यादा मिलती है। तो जिनको मैंने अपना ट्रेन किया था, जो मेरे स्टूडेंट्स थे, जो मतलब मेरे नाम पर 2-4 लोगों को मार देते ना, लेकिन जैसे छोड़ा तो उसके बाद में बहुत सारे कंफ्यूजन कम हुए थे। तो द प्रिंसिपल सेज कि आपको पहले खुद को फिर प्रूव करना पड़ेगा दैट यू हैव टेकन द करेक्ट डिसीजन अगेन, तब लोग वापस आपके साथ आते हैं। अगर आप इस भरोसे में रहते हो कि आप जाओ और लोग पहले आ जाएं, आपको कंफर्म करें, तो नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आपको पहले प्रूव करना पड़ेगा अपना डिसीजन, देन पीपल विल कम टू यू, राइट? पहुंच रहा हूं अब तक? सो पहले महीने की इनकम थी 28,000 रुपए की। जर्नी शुरू हुई, नेक्स्ट मंथ सिल्वर, उसके बाद गोल्ड, उसके बाद आई टुक द टारगेट। उस समय जो टॉप अचीवर, जो टॉप लेवल था वेस्टीज का, वो यूसीडी हुआ करता था, यूनिवर्सल अकाउंट डायरेक्टर। और आई टुक द टारगेट की जो 9 महीने का हाईएस्ट टाइटल है, वो मुझे उससे पहले ब्रेक करना है, रिकॉर्ड बनाना है यहाँ पर। तो मैंने उसी प्रोग्राम से काम करना शुरू किया कि 7-8 महीने में यूसीडी ब्रेक करना है। और फर्स्ट मंथ सिल्वर, गोल्ड, ब्रोंज, सिल्वर, देन गोल्ड, देन स्टार, देन डायमंड, ये खट 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 होना चला गया। और उसके बाद मेरी टीमों के अंदर फिर कुछ चैलेंजेस आना शुरू हुए। लोग इतने ज्यादा मोटिवेट हो गए इस प्लान से और मेरी वर्किंग से और चीजों से कि उन्होंने सोचा सर अपनी कंपनी क्यों ना खोल लो। तो मेरी एक नेटवर्क ने अपनी कंपनी खोल ली। अगर वो नेटवर्क में कंपनी खोलेगा तो बाकी को तो डिस्टर्ब करेगा। और साथ ही साथ कई लोगों को ये फियर हो गया था कि चूंकि विवेक सक्सेना जी और सिद्धार्थ जी आ गए हैं, पुरानी कंपनी से प्रोफेशनल नेटवर्कर हैं, तो हमारा जो वजूद है उस चीज के अंदर, उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो एक पॉलिटिक्स इनको स्टैंड नहीं होने देना, ये बड़ा डिफरेंट स्टोरी थी। या मैं कहूँ कि शायद थोड़ा समय मेरा टफ आने वाला था। सो अगले 3 साल इट वाज अ एक्चुअल वेरी चैलेंजिंग टाइम फॉर मी पर्सनली। मतलब बिजनेस हो रहा है, बिजनेस करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, उसके बाद भी चेक्स नहीं आ रहे हैं बिकॉज ऑफ सम इंटरनल पॉलिटिक्स एंड ऑल। 2.5-3 साल का पीरियड, यानी कि 2009 से लेकर 2012 तक का पीरियड, इट वाज द टफेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ, जिसके अंदर मैंने प्रोफेशनली चुना था वेस्टीज को। वेस्टीज वाज गुड, मैनेजमेंट वाज गुड, बट एट दैट टाइम, द सेम टाइम, समथिंग हैपनिंग हियर, क्योंकि कुछ लोगों ने अपनी कंपनी बना ली, हमने नहीं। जो कंपनी के वेस्टीज के उस समय के जो टॉप अचीवर थे, उन्होंने अपनी कंपनी बनाई थी हम लोगों के आने के बाद में, और उनका मेन टारगेट था यूपी का पूरा बिजनेस को कैप्चर करना, क्योंकि वेस्टीज का उसमें का बिजनेस मैक्सिमम यूपी में ही था और हमारी टेरिटरी में था जहां रहते थे। तो उनका पूरा टारगेट था कि यहाँ की जो स्टैब्लिश लीडरशिप है उसको डिस्टर्ब कर दो। तो पूरा हर तरफ से चल रहा था मामला, टफ टाइम था, राइट? और उस टफ टाइम में भी आपका टाइम अगर टफ है तो आपको वेट ही करना है, बिकॉज अगर आपका टाइम टफ है, आप कहीं भी जाओगे तो हर जगह परेशानियां होंगी। तो आपका करना क्या है, आपको उस समय पेशेंस रखना है और अपना काम करना है। बट हाँ, फाइनेंशियली चैलेंजेस थे उस पीरियड के अंदर। मेरी ऐसा भी कितनी बार हुआ, 8-10 महीने ऐसे हुए, इस महीने मेरी इनकम 8,000, 10,000, 12, 14, 15,000 गई, जबकि महीने के फिक्स एक्सपेंसेस ना करके भी 35,000 रुपए के आसपास थे, राइट? तो यानी कि क्या होगा कि हर महीने जो मिनिमम एक्सपेंसेस हैं उससे भी आप 15, 20,000, 25,000 लॉस में हो। तो ऐसे में क्या होगा, आपका कर्जा चढ़ जाएगा, चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। माय डॉटर वाज स्टडी उसकी शुरू हो गई थी एंड उसके स्कूल की फीस थी, बरेली का सबसे बढ़िया स्कूल था, फीस थी। तो 7-8 महीने ऐसे भी रहा कि उसकी फीस डिले होती चली गई, नहीं दे पाए। जिस मकान में मैं रहता था उसका किराया लगभग 17-18 महीने का धीमे धीमे करके ड्यू हो गया। बिजली का बिल 12-15-18 महीने का ड्यू हो गया। इट वाज अ रियली टफेस्ट टाइम। मैं जो इंडिका मेंटेन करता था उसकी किस्त जाती थी,
अब उसको मेंटेन करने के लिए भी पैसे की दिक्कत हो रही थी उस समय। मेरे टायर एक स्टेपनी का खत्म हो गया था, नई स्टेपनी का टायर लेने का पैसा भी नहीं था। जो टायर थे वो भी घिस गए थे, तो रबड़ चढ़े टायर मैंने चढ़ाए लगभग 8-10 महीने 1 साल के आसपास का वो पीरियड भी मैंने देखा। पर इन सबके बीच में फिर भी मेरा कभी भी विश्वास ना खुद से ना इस चीज से कभी नहीं गया। इस पीरियड के अंदर भी जब मेरी बेटी की वो 6-7 महीने की भर्ती फीस जमा करने के लिए माई वाइफ सोल्ड हर टॉप्स, उसने अपने कुंडल बेचकर वो फीस जमा करी, फिर भी मेरे अंदर कभी ये ख्याल नहीं आया कि मैं इस चीज को छोड़ दूं, क्योंकि मुझे पता था कि ये समस्या इस चीज की नहीं है, ये समस्या मेरे टाइम की है, एक टाइमिंग की है। और जिस दिन ये टाइमिंग चलेगा मैं वापस नहीं लौटूंगा, मैं तूफान खड़ा करूंगा। तो मुझे उस पीरियड को थोड़ा सा संयम के साथ निकालना है, धैर्य के साथ निकालना है, राइट चीजों के साथ निकालना है। जो इस समय और होता है, जब आपका टफ टाइम आता है ना, तो कहावत कही जाती है, और ये कहावत वेस्टीज वाले नहीं कहते हैं, ये कहावत तो सैकड़ों साल पहले बनी है। इसका मतलब ये कहावत हर तरह से सही होगी कि जब बुरा वक्त आता है तो ऊंट पर बैठे आदमी को कुत्ता काट लेता है। यस ऐसे होता है ना। यस जब कभी टाइम टफ आया होगा आपकी जिंदगी के अंदर, तो मालूम पड़ेगा हर तरफ से टफ आता है ना, फिजिकली चैलेंजेस, इकोनॉमिकली चैलेंजेस, और ऐसे टाइम पर फट से लोग जो होते हैं ना वो आपके साथ छोड़कर दूर और चले जाते हैं। सही है गलत है? सही है। तो टाइम को आपको निकालना है। उस टाइम पर कभी दो काम मत करना, अविश्वास मत करना, ना खुद पर और ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन पर, क्योंकि उसने आपको तब उम्मीद दी जब आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं था। वेस्टीज ने हमको तब यह विश्वास दिया, तब उम्मीद दी थी जब आपने उतने बड़े सपनों के बारे में कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था। मैं हमेशा ये बात बोलता हूं और विद क्लेम बोलता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक प्लेटफॉर्म है जहां सपने देखना सिखाए जाते हैं, और वेस्टीज वो प्लेटफॉर्म है जहां पर सपनों पर यकीन करना सिखाया जाता है। क्योंकि वो वेस्टीज ने पिछले 20 साल 21 साल में करके बार बार दिखाया है। तो जब वो टाइम चल रहा था, मैं बताऊं आपको, मेरे कई वीडियोस में भी शायद आपने देखा होगा यूट्यूब पर, जब मैं थोड़ा सा अंदर से बेचैनी होती थी बहुत बार, और रीजन कोई था नहीं, बस मेरे काम करने में कोई दिक्कत नहीं, मेरे लॉ ऑफ एवरेज में कोई दिक्कत नहीं, मैं कहीं बात कर रहा हूं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, बाली सर पर मेरा कोई डाउट नहीं, बिकॉज ही इज द पर्सन जिनका 24 घंटे थॉट प्रोसेस केवल एक चलता है कि कैसे मैं और लोगों को आगे बढ़ाने में और कैसे हेल्प कर सकूं, और क्या ला सकूं, और क्या स्कीम ला सकूं, और क्या पॉलिसी ला सकूं, और क्या चीज ला सकूं। तो मैं कई बार उस पीरियड के अंदर जब थोड़ा सा होता था डिस्टर्ब, तो रात को कभी दिन में लेट नाइट बाली सर को फोन करके एक ही लाइन बोलता था, सर टफ टाइम चल रहा है, लेकिन इस टाइम से और इस परफॉर्मेंस से ना मेरी एक इमेज मत बना लेना, मेरी क्षमताएं अपार हैं, और जिस दिन मेरा टाइम आएगा आप प्राउड करोगे कि विवेक सक्सेना नाम का एक डिस्ट्रीब्यूटर आपकी कंपनी है। तो मैं ये बात भाई सर को कई बार कितनी लाइन बोलता था, मैंने बस इतनी बोलने के लिए फोन किया सर आपको, एंड थैंक यू सो मच, आपने हमेशा जो दिया है उतना बहुत है हमारे लिए, रेस्ट आई विल डू। तो ये बात मैं कई बार महीने में 1-2 बार 3 बार ऐसे बोलता था उनसे, और वो कहते थे विवेक मुझे पता है, आई नो कि ठीक है बेटा, चीजें होती हैं, कई बार होता है, टाइम होता है, बट मुझे पता है कि तुम क्या हो, तुम क्या करोगे। तो दैट वाज द बिलीव जो मैंने कभी शेक नहीं होने दिया। मेरा मैसेज पहुंच रहा है आप तक? मेरा मैसेज पहुंच रहा है आप तक? यस। कि जिंदगी के अंदर जब भी आप वो ना पा रहे हो जो आप चाह रहे हो, तो सबसे पहले तो एनालाइज कीजिए खुद के ऊपर कि क्या मैं वो कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए। अगर आपको लगता है नहीं, तो पहले तो वही पर आ जाइए, पहले तो अब बात खत्म हो गई, आपने पकड़ ली गलती, उसको चेंज कीजिए, चेंज करेंगे तो इंप्रूवमेंट हो जाएगा। लेकिन जब आपको लगे कि आप सब कुछ वो कर रहे हो जो आपको करना चाहिए था, फिर भी नहीं हो रहा, दैट्स द मैटर ऑफ टाइम। तो यहां पर शक मत करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा करो, क्योंकि हमारा इतिहास हमको यही बताता है। तमाम महापुरुषों की कहानियां, उनकी जीवनियां पढ़ोगे तो आपको सिर्फ यही सीख मिलेगी। मुझे नहीं लगता रामचंद्र जी की कहीं भी कोई गलती थी जो उन्होंने पूरे जीवन में पेल झेले थे। लगता है आपको? लगता है आपको? बचपन में शिक्षा का टाइम था, आश्रम चले गए, लौट कर आए, क्या सोच कर आए थे? बच्चा जब आपका कहीं जाता है बोर्डिंग में या स्कूल में भी जाता है ना, तो छुट्टी का टाइम सबसे अच्छा लगता है बच्चों को। पता है क्यों? घर पर जाएंगे, है ना, मस्ती करेंगे। वो तो वहां से आए थे इतने सालों के बाद कि चलो भैया घर जा रहे हैं अपने, आते ही राज सिंहासन की घोषणा और अगले दिन
बनवास। गलती क्या थी उनकी, कोई बताएगा मुझे? उनकी गलती थी कोई? उनके पास ऑप्शन था, रिवोल्ट कर जाते, विद्रोह कर देते। यार मैं नहीं जा रहा कहीं पर, सुनो मेरी बात पापा, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं क्यों जाऊं? वरदान दिया, वचन दिया तुमने मम्मी को, हैं? मैं कहां था बीच में? मुझे जाना पड़ रहा है 14 साल के लिए, मैं कहीं नहीं जा रहा। आप जा रहा हो, मम्मी जाना, बात करो आपस में जाके। वो ये कह सकते थे हेलो, कहा आदर्श स्थापित करना था जीवन के अंदर, माँ बाप के प्रति समर्पण ये दुनिया के सामने स्थापित करना था। सहज होकर स्वीकार कर लिया। 14 साल शर्तों के साथ, कोई राज आभूषण नहीं, कोई सुविधाएं नहीं। ठीक है जंगल में था, वो कह सकते जंगल में था, बट लग्जरी लाइफ जीना। आज की डेट में लगता है ना, कैंपिंग लगती है, बढ़िया बढ़िया लग्जरियस टेंट लगते हैं जब आप जाते हो, शौकीन लोग जाते हैं करने के लिए, है ना। अभी लद्दाख वद्दाख कहीं जाओ तो बढ़िया लग्जरी कार, मोटरसाइकिल, सब कुछ होता है, पूरी पूरी गाड़ी आपके साथ चलती है, सब चीजों का इंतजाम होता है ना, लग्जरी बिस्तर सब होते हैं। ये भी वो कर सकते, राधा के बेटे थे ना वो, पर उनको ऐसा नहीं था। उनको क्या करना था? बिल्कुल सब कुछ त्याग कर जाना है, नंगे पैर जाना है, जूते भी लेके नहीं जाना है। 14 साल तक गए सिर्फ एक आदर्श स्थापित करने के लिए। क्या गलती थी? कोई भी नहीं। हेलो, 14वें साल वापसी के बारे में सोच रहे बेचारे, चलो भी 1 साल रह गया, वापस चलना है। रावण आ गया भाई साहब। जिनको उठा के लेके गए, कोई गलती थी इनकी? हैं? उससे पहले उनकी बहन जी आ गई, जबरदस्त चढ़ गई सुपर खा, है ना जी। बिना गलती के एक शरीफ आदमी, सीधे आदमी की बीवी को उठा के ले गया। अब वो घर झेल रहा है, फिर वहां जाके कह रहा भाई प्यार से वापस कर दो यार, झगड़ा इतने में भी नहीं करना मुझे। गलती क्या थी, कोई बताएगा मुझे? तो ये जो पेन था, अच्छा पेन होगा कि नहीं होगा उनको? ये जो पेन था, उस पेन में उनका रोल क्या था? कोई गलत था? बिना गलती के भी पेन अगर स्वयं उस प्रभु ने इस दुनिया में आके झेला है, तो ये बताने के लिए कि जब तुम्हारे जीवन में पेन आए और बिना गलती के आए, तो अपने पेशेंस को लूज नहीं करना, अपने आदर्श को लूज मत करना, अपने सिद्धांत को लूज मत करना। ये परमानेंट नहीं होगा, एक दिन होगा वो तुम्हारा दिन होगा। तो आई वाज जस्ट हैविंग दैट टाइम, द पेनफुल टाइम, और 3 साल का पीरियड मैंने निकाला, और आते आते 2012 एवरीथिंग बिकम नॉर्मल। और उसके बाद में जो टारगेट लेके आया था मैं 1 लाख रुपए महीने का, 1 लाख रुपए महीने का 2008 में जो ज्वाइन किया था, 50-60 हजार की इनकम तो ऑलरेडी थी। नेक्स्ट टारगेट था 1 लाख रुपए का। वेस्टीज में पहला टारगेट यही बनाया था कि लाख रुपए कमाना है। उम्मीद नहीं थी कि 4 साल लगेंगे, उम्मीद थी कि पहले साल में कंप्लीट कर लूंगा, बट ठीक है जो पीरियड लगा एंड देन आई गॉट द फर्स्ट ड्रीम। डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म हैज दैट पोटेंशियल कि इस बिजनेस में अगर आप अपना काम करते हैं तो ये बिजनेस आपको उतना कुछ दे सकता है जो आप सोच सकते हैं। 2012 जनवरी चेक था 1 लाख रुपए का, 2013 जनवरी चेक था 2.5 लाख रुपए का, 2014 जनवरी जब आई तो इनकम पहुंच गई थी 3.5 लाख रुपए की, 2015 जनवरी जब आई तो इनकम पहुंच गई थी 5.5 लाख रुपए की, फिर 7.5 लाख, 8.5 लाख, 10.5 लाख, और हाईएस्ट चेक कोविड के टाइम पर जो मुझे वेस्टीज से मिला वो अमाउंट था 40 लाख से भी ज्यादा। वो पीरियड जिसमें बच्ची का फीस नहीं जा रही थी, छोड़ दिया होता वेस्टीज, तो क्या होता? नहीं होता। बिकॉज उसके अलावा मैं दावा करता हूं, वेस्टीज के अलावा भारत के अंदर डायरेक्ट सेलिंग में आप मुझे कोई 2 कंपनियों का नाम प्रूव करो जिसमें कंसिस्टेंटली बिना प्रॉब्लम के लोग कंपनी की वजह से प्रॉब्लम में ना आए हों और काम कर रहे हों और अपना करियर बिल्ड कर रहे हों। नो, मैं अतिशयोक्ति नहीं बोल रहा हूं, आई एम एश्योरिंग यू, मैं आपको लॉजिकली आंकड़ों के साथ बात कर रहा हूं। भारत में 27 साल हो गए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को चलते हुए, एंड वेस्टीज के अलावा मैं क्या करूं? मैं किस्मत वाला आदमी हूं, किस्मत वाली कंपनी पकड़ी है मैंने, हाँ? और आज ये बोलने का हक है मुझे, और आपको भी इस बात पर प्राउड करने का हक है कि हमने वो कंपनी पकड़ी है 27 साल की इंडस्ट्री के अंदर, जिस कंपनी ने हमें कभी निराश नहीं किया है, कभी हताश नहीं किया है, कभी हमें लोगों के सामने शर्मिंदा होने नहीं दिया। कंपनी ने कभी भी ऐसा नहीं किया, कोई कृत्य नहीं किया। आज 27 साल पुरानी कंपनी भी बंद हो चुकी है, पता है आपको? जिस कंपनी को मैं छोड़कर आया था वो कंपनी ने 10 बार अपने प्लान चेंज कर दिए,
बस एक बार मैनेजमेंट चेंज हो गया और फाइनली वो कंपनी अभी वाइंड अप हो गई। खिंचते बट इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स, इतने बड़े संख्या में सक्सेसफुल लोग की स्टोरीज वहां पर भी स्टैब्लिश नहीं हुई जितनी वेस्टीज के प्लेटफॉर्म पर लोगों ने की। बहुत सारी कंपनियां आई जिन्होंने ये भौकाल मचाया, ये इस तरह का प्रोजेक्शन किया कि यहाँ पर आकर बस आप एक साल के अंदर यहाँ से वहां पहुंच जाओगे, वहां से वहां पहुंच जाओगे। पहुंचे लोग, सफलता तक नहीं पहुंचे, जेल तक पहुंच गए, वो अलग बात है, राइट। और वो कब आई कब चली गई, बट वेस्टीज, मेरी वेस्टीज शायद आपकी वेस्टीज, राइट। इसने हमें एक प्राउड हमेशा दिया है कि यहाँ पर जिंदगियां बदल सकती हैं और करियर बिल्ड हो सकते हैं। और ऐसी कंपनी, जिस कंपनी ने भरोसा दे दिया कि आपके जाने के बाद यहाँ तो कंपनी नहीं जिंदा रहती, बट वेस्टीज वो कंपनी बनी जिसने भरोसा दिया कि ये तो जिंदा रहेगी, आपके जाने के बाद आपके परिवार को भी जिंदा रखेगी वेस्टीज, वो कंपनी बनी। मेरी टीम में एक लीडर है, नाम शायद जानते होंगे आप, रिजवान खान, I think so. He was a mechanical engineer। 2012 में जब मैंने उनको प्लान दिखाया था, जो 5 दोस्त थे, मिस्टर मान, रिजवान खान, रेहान खान, राजकुमार गिरी एंड राजीव शर्मा, ये 5 लोग एक अन्य कंपनी में काम कर रहे थे। वो कंपनी बंद हो गई थी 1.5 साल के लिए। तो उस पीरियड में मेरी इनसे मुलाकात हुई, संपर्क हुआ और बातचीत हुई। तो रिजवान भाई एक ड्रीमर थे, ये 5 लोग ड्रीमर्स थे, राइट। और जब ज्वाइनिंग की मैंने करवाई, उसके बाद काम करना शुरू किया, तो उस समय एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ही वाज स्ट्रगलिंग। रोज के खर्चे भी नहीं हो पा रहे थे बिकॉज 1.5 साल से वो कंपनी बंद हो गई थी। सारा जो फिक्स था घर पे वो खत्म हो गया था, बिल्कुल हैंड टू माउथ रन। एंड देन आफ्टर वेस्टीज पे काम करके उनका हाईएस्ट इनकम गया है लगभग 16 लाख रुपए एक महीने का, राइट। तो जहां वो बिल्कुल वेयर मिनिमम आए थे, उसके बाद से उठकर 16 लाख, प्रॉपर्टीज बनाई, 1 गाड़ी 2 गाड़ी, उसके बाद ऑडी, फॉरेन ट्रिप्स, नंबर ऑफ थिंग्स। व्हाई आई एम शेयरिंग दिस स्टोरी टुडे, बिकॉज कोविड सेकंड में वी लॉस्ट हिम। ही वाज कंप्लीटली फिट एंड फाइन, बिल्कुल फिट, कोई दिक्कत नहीं। बट कोविड हुआ और पता नहीं में ले जाया गया, और वहां जाने के बाद में भी इंपॉर्टेंट ये है कि उनके जाने के बाद आज 4 साल हो गए ऑलमोस्ट, राइट। दिस इज जून, राइट, अप्रैल में 4 साल कंप्लीट हो गए। उनके जाने के बाद भी उनका परिवार को फाइनेंशियल कभी कोई दिक्कत नहीं है। उनके जाने के बाद उनकी बेटी, जिनको वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे, शायद उसी की ड्राइव से वो डायरेक्ट सेलिंग में आए थे, उसकी वजह से उनकी बेटी उनके जाने के बाद में आज MBBS कर रही है रशिया से। दैट इज बिकॉज ऑफ वेस्टीज। 4 साल 48 महीने से ज्यादा पीरियड हो गया है, उनके घर के अंदर पैसे को लेकर कोई दिक्कत नहीं आई है। सो मैं कैसे कह दूं कि यहाँ कोई दिक्कत है? हाँ, आपका बिजनेस अगर स्ट्रगल में है तो आपको किसको चेक करना है सबसे पहले? हेलो, आवाज नहीं आती मुझे हल्की फुल्की। किसको चेक करना है? खुद को। अपने काम करने के तरीके को चेक करना है कि जो सिस्टम आपसे कह रहा है वो आप फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। दैट इज व्हाट, राइट। बिकॉज मैं आया, मैंने भी अप एंड डाउन देखा, इस बिजनेस के अंदर आने के बाद देखा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मुझे पता है कंपनी और सिस्टम स्ट्रांग है, मैं फॉलो करूंगा तो हो जाएगा। एज आई एंटर दिस इंडस्ट्री 25 years बिफोर, मेरे पास क्या था? जॉब थी और साथ में काम चलने के लिए साइकिल थी, कोई 2 व्हीलर नहीं था मेरे घर में। शुरुआत के 3 महीने में जब लोगों को प्लान देने जाता था या बिजनेस करने जाता था तो मैं साइकिल से जाता था। ऑफिस से आया, साइकिल उठाई, बैग टांगा, फटाफट कपड़े चेंज किए और मीटिंग। ऑब्वियसली लोग हंसेंगे क्योंकि लोग, आप अपनी सोच से परे कोई जाता है तो उसको क्रिटिसाइज करते हैं, ट्रोल करते हैं। इसको आपने समझना है। आप एक बार समझ जाइए, ये सब सामान्य घटना है। आप इसको पर्सनल लेंगे, प्रॉब्लम में आएंगे। आप इसको पर्सनल लेंगे, प्रॉब्लम उनके कहने में नहीं है, प्रॉब्लम आपके लेने में है। हेलो हेलो, यस यस। आप अचानक जा रहे हैं, पीछे से किसी ने जोरदार गाली दी आपको, माँ की, बहन की, इसकी उसकी, जो कभी आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, है ना? क्या लगेगा आपको? रिएक्शन क्या आएगा? क्या रिएक्शन होगा आपका? पहला क्या रिएक्शन आएगा? बताओ ना, जेन्युइनली बताओ। एकदम टेम्परेचर हाई होगा आपका, बीपी हाई होगा, यस और नो, यस और नो। क्या दिल करेगा? ऐसा सारा कौन है ना जी। अब जैसे ही आप मुड़े, आपने देखा जो गाली दी थी ना, वो आदमी एक भी कपड़ा पहने हुए नहीं, और 3 महीने से लग रहा वो नहाया भी नहीं,
बाल उसके झुके हुए हैं, दाढ़ी उसकी बड़ी हुई है, मट्टी में वो सना हुआ है, गंदगी में वो सना हुआ है, आपको तुरंत समझ में क्या आएगा? कौन है? हेलो, कौन है? पागल। अब आप जाइए और मारिए उसको। मारेंगे, पीटेंगे, गाली देंगे, रिएक्शन करेंगे, गुस्सा होगा आपका या गुस्सा भी शांत हो जाएगा? हेलो, यस। गुस्सा आया क्यों था? क्योंकि आपने वो गाली को ले लिया था। अब जैसे ही आप मुड़े, आपने सीन देखा तो आपको क्या लगा? पागल है। क्या है? पागल है। अब जैसे ही आपने ही अपने आप से बात करी पागल है, आपने उस गाली को रिजेक्ट कर दिया। अब वो चार और भी दे रहा है। गुस्सा आएगा? सर बताना मुझे, बीपी चढ़ेगा? तो बात समझिएगा, बहुत गहरा सीक्रेट समझा रहा हूं आपको। प्रॉब्लम लोग क्या कह रहे हैं इसमें कभी नहीं होती। प्रॉब्लम होती है जब आप उसे ले लेते हैं। और आपको समझदार बनना है, दुनिया को समझाना नहीं है। आपको समझदार बनना है कि किसकी बात को लेना है और किसकी बात को नहीं लेना है। कोई बोल रहा है गलत जगह फंस गए हो, आप क्यों ले रहे हो? आपको अपने पर भरोसा होना चाहिए। ये सोचो, आप आए, आपने देखा, आपने समझा, आपने सक्सेस स्टोरी देखी, आपने बदलती हुई जिंदगियां देखी, आपने मरने के बाद भी सिक्योरिटी देखी। जो आदमी कुछ देखकर नहीं आया, उसके बोलने को आप पकड़ क्यों रहे? हेलो, मैं तो करना चाहती हूं सर, मेरी सास मुझे करने नहीं देती, मेरे हस्बैंड ही मुझे करने नहीं देते। पकड़ना नहीं है, उनको समझाना है। जिस दिन उन्होंने समझ लिया, वो आपसे बढ़िया काम करना शुरू कर देंगे। तो आपको यहां मैच्योर बनने की जरूरत पड़ेगी। पहुंच रहा हूं आप तक? सो मैंने बहुत सारे लोग, असंख्य लोगों ने मुझे ट्रोल किया, कमेंट्स किए, सब कुछ किया। मुझे पता था ये पिक्चर का आखिरी सीन नहीं है, इंटरवल के पहले की पिक्चर का। अभी इनका टाइम है। इंटरवल से पहले किसका टाइम होता है? विलन का होता है कि नहीं? हीरो को बहुत मारता है तो पिक्चर खत्म हो जाती है क्या? नहीं होती ना। पिक्चर का सीन शुरू होता है असली वाला इंटरवल के बाद, जब रॉकी वापस लौट कर आता है ना जी। और फिर वही लोग होते हैं और वही दुनिया होती है, लेकिन आपका स्वरूप बदल जाता है और आप एक सफल व्यक्ति के रूप में पहचान बना चुके होते हैं। So I started my journey from a bicycle. 3 महीने बाद मेरे फादर ने मुझे सपोर्ट किया and I purchased a scooter, जिससे मैंने काम करना शुरू किया डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। पर पहली कार मैंने ली 2004 में, that was Indica। वेस्टीज में आया और वेस्टीज में आने के बाद में यहाँ पर बहुत कुछ दिया वेस्टीज में, वेस्टीज के प्लेटफॉर्म में। सबसे बड़ी चीज भरोसा दिया, मुझे काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया, मुझे उड़ने के लिए विंग्स दिए। उड़ना मुझे था, मैंने ही उड़ा और प्राप्त किया, लेकिन बिना इस प्लेटफॉर्म के संभव नहीं था। सो আর এই ভিডিও যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে অনেক অনেক শেয়ার করুন। আর আপনি যদি নতুন হন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। যখনই নতুন ভিডিও আমি আপলোড করব আপনার কাছে সবার আগে পৌঁছে যাবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। উইশ ইউ ওয়েলথ। ভালো থাকবেন।